हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन 𝐂𝐶 अकेडमी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे HPCL 2024 का जो केमिकल इंजीनियरिंग का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे उसका बेसिकली पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। HPCL का जो पेपर है बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का 2024 का बेसिकली है ना। तो इस कंप्लीट सीरीज में हम लोग यहाँ पर जितने भी HPCL के केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर हुए हैं उसमें हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं। मींस की कंप्लीट पेपर जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो पार्ट 1 में हमने इसी बेसिकली पेपर की प्रोसेस कैलकुलेशन, देन थर्मो, देन फ्लूइड मैकेनिक्स, देन मैकेनिकल ऑपरेशन, इन 4 सब्जेक्ट से बेसिकली हमने टोटल 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो हमने कवर कर लिए थे। सो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो बेसिकली। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, देन सीआरई, देन नॉट प्रोसेस कैलकुलेशन, आईपीसी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड जो आपका प्रोसेस डायनेमिक्स रहता है या पीडीसी आप बोल सकते हो, प्रोसेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल बेसिकली, है ना। तो ये हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। इनसे रिलेटेड जो है टोटल 33 ये कोर रहता है बेसिकली, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, सीआरई। ज्यादा क्वेश्चन बेसिकली सब्जेक्ट इस पेपर में बेसिकली पूछे जाते हैं इन सब्जेक्ट से। तो इनमें इनसे बेसिकली टोटल 33 क्वेश्चन पूछे गए। तो हम ट्राई करेंगे इन बेसिकली 4 सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने के। नाउ तो पेपर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम अगेन थोड़ा सा इसका जो स्ट्रीम बेसिकली रहता है कि मतलब स्कीम जो है, मतलब पेपर कैसा रहता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो 2024 का पेपर है जिसकी एग्जाम डेट 23 अगस्त को थी। और ये जो पेपर था बेसिकली ऑफिसर पोस्ट के लिए था फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपको टाइम मिलता है एग्जाम के लिए बेसिकली वो मिलता है 2.5 आवर, मींस 150 मिनट्स आपको मिलते हैं। मोड आप देख सकते हो ऑनलाइन रहता है, सीबीटी मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहता है। टोटल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 170 क्वेश्चन और 170 ही टोटल मार्क्स रहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स। मींस कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो नेगेटिव मार्किंग, ये तो हो गया 1 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए, और नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 मींस 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। सेक्शन आप देख सकते हो कि नॉन टेक से 85 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेक्निकल से बेसिकली आपको आपकी ब्रांच से जो है 85 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉन टेक में आप देख सकते हो कि इंग्लिश से 17 क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड से 34 और रीजनिंग से 34। तो इस तरीके से टोटल 85 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डोमेन सेक्शन जो रहेगा केमिकल इंजीनियरिंग, वहां से 85 क्वेश्चन रहेंगे। सो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं भी देखा हो तो एक बार फिर से आपको रिकॉल हो जाएगा बेसिकली कि किस तरीके का बेसिकली पेपर का जो है स्कीम रहता है। नाउ इस वीडियो में बेसिकली मैं एक और चीज लेकर आया हूं, मैं जो कट ऑफ है बेसिकली वो भी यहां पर लेकर आया हूं। आप देख सकते हो कि 2024 का जो पेपर था 2024 का, उसका केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बेसिकली नॉट ओनली 2024, अभी तक टोटल 3 बार ये पेपर कंडक्ट किया है HPCL ने फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। अगर ब्रांच की मैं बात करूं तो उनकी सबकी कट ऑफ मैं यहाँ पर बेसिकली लेकर आया हूं। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि ओके कितने मार्क्स जो आपको स्कोर करने हैं। सो आप देख सकते हो HPCL ऑफिसर रिक्रूटमेंट ये है जिसमें हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं इस पेपर के लिए। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स की हम बात करें तो 170 है। तो 170 रिटर्न पेपर की बेसिकली जो कट ऑफ है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए 2024 जो रिसेंट जो पेपर बेसिकली इन्होंने कंडक्ट किया बेसिकली वो किया था 23 अगस्त 2024 को। उसमें देखिए जनरल का जो कट ऑफ था वो 128 मार्क्स था, ओबीसी का 126.75, ईडब्ल्यूएस के लिए 118, एसटी के लिए 119 और एसटी के लिए 92। तो आप देखोगे कि कट ऑफ जो है वो मैक्सिमम रहा है 2024 में। अभी 2023 का देखिए जिसका पेपर इन्होंने 23 दिसंबर 2023 में कंडक्ट किया था। यहां पर आप देखोगे कि इसका जो कट ऑफ है वो जनरल का 124.75 था, है ना, थोड़ा सा कम था जनरल के इस 24 की कट ऑफ से। देन ओबीसी की अगर हम बात करें तो 117.75, देन ईडब्ल्यूएस इज 111.75 और एसटी जो है वो 96.75 और एसटी जो है 109। ये हो गया। ये मतलब जब सीट्स कम रहती है बेसिकली तो ये कट ऑफ आपको किसी किसी कैटेगरी की जो है वो ज्यादा देखने को मिल जाती है ना। नाउ 2022 देखिए, आप देखोगे कि 2024 एंड 2023 जो है बेसिकली इनका पेपर का जो कट ऑफ है वो थोड़ा बहुत आसपास बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा है। बट 2023 जो है वो टोटली डिफरेंट आपको थोड़ा सा दिखेगा। ये देखिए पेपर इन्होंने कंडक्ट किया था बेसिकली 4 नवंबर 2022 में और इसका जनरल का कट ऑफ था 105 ओनली, 105.87। ओबीसी का 101 था और एससी के लिए बेसिकली जो कट ऑफ थी वो थी 100.65। तो ये पेपर मतलब बोल सकते हो कंपेरेटिवली टफ था। थोड़ा सा पैटर्न मतलब स्कीम पेपर का स्कीम एग्जैक्टली सेम है, तब थोड़े न्यूमेरिकल वगैरह ज्यादा पूछे जाते थे, इस वजह से कट ऑफ कम थी। नाउ इन्होंने जो है लाइक ऑनलाइन कैलकुलेटर ये अलाउ नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि कंप्लीटली थ्योरेटिकल पेपर आता है ना। फॉर्मूला बेस्ड आ सकता है, रिलेशन पूछ सकते हैं,
थोड़े बहुत इन्होंने लाइक एडिशनल टॉपिक वगैरह ऐड कर दिए, तो वो क्या है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी आंसर कर सकता है कि स्टूडेंट उनका। कंपेरेटिवली जब आप सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो वो जनरली आप आंसर नहीं कर पाते हो, तो सबके लिए आप बोलोगे कि पेपर का लेवल जो है थोड़ा पहले के कंपेरिजन में 2022 के कंपेरिजन में इजी आने लग गया है। तो ये चीज आप यहां से जो है एनालाइज कर सकते हो। तो अगर आप जर्नल से बिलोंग करते हो या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो मैं आपको बोलूंगा बेसिकली आप मिनिमम टारगेट रखिए कि 130 मार्क्स तो आपके आने ही आने चाहिए। दिस इज मिनिमम फॉर योर कैटेगरी, है ना। मतलब अब कैटेगरी की हम बात नहीं कर रहे, जस्ट जनरल ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हो तो ट्राई कीजिए कि 130 मार्क्स आप टारगेट करो, है ना। अब कितना ऊपर नीचे आपका रहता है, बेसिकली ज्यादा भी आ सकता है, कम भी है ना, वो बाकी सारी चीजें जो है पेपर पे डिपेंड करती है, पेपर का लेवल कैसा है, बट ऑलवेज ट्राई कीजिए 130 140 मार्क्स टारगेट करने का, है ना। ठीक है, तो ये होगी कट ऑफ की बात। नाउ अब हम वापस आते हैं 2024 का जो हमारा पेपर था इस पे, बेसिकली जिसका सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप भी मैंने आपको दिया था क्वेश्चंस का। आप देख सकते हो यहाँ पर कि कैसे पेपर का ब्रेकअप जो है कि जो कोर केमिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है वहां से 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो एडिशनल टॉपिक्स यहाँ पर है नेट जीरो कंसेप्ट, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, देन प्रोसेस सेफ्टी, देन ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, देन एआई एंड मशीन लर्निंग, यहाँ से टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए। तो अच्छा खासा वेटेज है यहाँ से भी बेसिकली आप देखोगे नेट जीरो कंसेप्ट जो टॉपिक है वो इजी रहता है, प्रोसेस सेफ्टी जो टॉपिक है वो इजी रहता है। इन दो की जो क्वेश्चंस है ना वो तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर लोगे। आप देखोगे नेट जीरो कंसेप्ट से 7 और प्रोसेस सेफ्टी से 6, तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली 13 क्वेश्चन, ये तो आप इजीली जो है सोल्व कर पाओगे, मतलब आंसर कर पाओगे। बट हाँ, सिमुलेशन मॉडलिंग वाले हो गया, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना से एक क्वेश्चन पूछा गया है, मशीन लर्निंग वाले क्वेश्चन, ये थोड़े से आपको देखने पड़ते हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो आप नहीं कर पाओगे इन क्वेश्चन को। ट्राई कर सकते हो जितना आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप कर पा रहे हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम उस टाइप के क्वेश्चंस पे देने में मतलब नहीं है। जनरली आप यूज कर सकते हो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, है ना, ऑप्शन जो है उनको एलिमिनेट करके ट्राई कर सकते हो कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वहां से पढ़ने का भी आपको लाइक ऐसा नहीं है कि मैं कोर सब्जेक्ट छोड़ के कोर तो मैं देख लूंगा और बाकी उन्हीं की प्रिपरेशन करूं, ऐसा भी आपको नहीं करना है। नो डाउट आपको थोड़ा बहुत उनको भी पढ़ना है, एटलीस्ट 1 से 2 बार, बाकी फोकस आपका कोर सब्जेक्ट पे रहना चाहिए। बिकॉज कोर, नो डाउट कोर सब्जेक्ट के 60 मार्क्स की क्वेश्चन पूछे गए आउट ऑफ 85, बट जो 10 मार्क्स है नेट जीरो कंसेप्ट और प्रोसेस सेफ्टी से, वो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो भी आप कर पाओगे। तो 70 क्वेश्चन तो आपके ऐसे हो जाएंगे, तो 15 क्वेश्चन का फिर गेम रहेगा बेसिकली एडिशनल टॉपिक का, है ना। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने इन 4 सब्जेक्ट की जो मतलब क्वेश्चन था वो कवर कर लिए थे। नाउ हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर, बिकॉज इनका वेटेज आप देखोगे ज्यादा है, हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर सीआरई का, तो ये हम डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग इवन आईपीसी बेसिकली। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर हीट ट्रांसफर से आप देख सकते हो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हीट ट्रांसफर आपका मेन सब्जेक्ट हो गया इस एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं है कि अगली बार भी 10 मतलब ये थोड़ा सा गलत प्रिडिक्शन हो जाता है कि एक बार 10 लाइक क्वेश्चन पूछे गए तो नेक्स्ट ईयर भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर मास ट्रांसफर से 10 हो जाए, हीट ट्रांसफर से 8 या 9 क्वेश्चन रहे, बट हाँ, जब एक सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं आप देखोगे कि वहां वेटेज जनरली आपको हाई मिलने को देखने को मिलेगा, लाइक 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन कोर सब्जेक्ट में सारे। सीआरई हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स, इवन फ्लूइड मैकेनिक्स में भी 8 क्वेश्चन थे, वो भी कोर सब्जेक्ट है। देन हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, ये सब्जेक्ट से पीएसयू एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं बेसिकली। ठीक है, ओके, नाउ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे इस पेपर का। ये हीट ट्रांसफर का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, विच टाइप ऑफ इवोपरेटर इज बेस्ट सूटेड फॉर द मटेरियल सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर। तो इसने दिया बेसिकली इवोपरेटर टॉपिक से क्वेश्चन कि इवोपरेटर, अब देखिए हम डिफरेंट टाइप के इवोपरेटर्स पढ़ते हैं, आप ऑप्शन में देख सकते हो यहाँ पर जो बेसिकली जो फिल्म इवोपरेटर है ना, क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर, देन फॉलिंग फिल्म इवोपरेटर हो गया, देन नेचुरल सर्कुलेशन वाला इवोपरेटर है, देन फोर्स सर्कुलेशन इवोपरेटर है। तो ये बेसिकली हम डिटेल में पढ़ते हैं जब हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं। नाउ अब हमें आंसर करना है इस क्वेश्चन का कि इवोपरेटर कौन सा इवोपरेटर बेस्ट रहेगा यहाँ पर, अगर मेरा जो मटेरियल है वो सेंसिटिव है हाई टेम्परेचर, मतलब ऐसा इवोपरेटर जहां पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हम नहीं लेके जाते हैं, है ना, जिससे कि आपका जो मटेरियल है वो बिकॉज हीट सेंसिटिव है तो वो डिग्रेड नहीं होना चाहिए। बिकॉज आपका जो फ्लूइड है लाइक अगर वो हाई टेम्परेचर सेंसिटिव है तो वो मतलब थर्मल डिग्रेड हो सकता है, खराब हो सकता है वो मटेरियल, है ना। तो ऐसा इवोपरेटर बेसिकली आपको यहां से चूज करना है। देखिए, तो नॉर्मली देखिए इवोपरेटर में क्या होता है, इवोपरेटर अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं, इवोपरेटर में बेसिकली क्या होता है, आपका लाइक एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन से आप क्या करते हो, लाइक यहाँ पे आपने स्टीम प्रोड्यूस कर दिया, स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हो मींस लाइक इसमें ये मान के चलिए लाइक सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट आपका जो है वाटर है, सॉल्यूट उसमें कुछ है बेसिकली। सो आपने क्या किया, सॉल्वेंट को जो है लाइक लिक्विड है मेरा, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दिया, तो वहां पर जो सॉल्यूट होगा उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी आउटलेट स्ट्रीम में। तो यहां पर आप देखोगे जो आपका सॉल्यूशन रहेगा उसमें जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी,
सोल्यूट की कंसेंट्रेशन जो है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज बेसिकली होगी बिकॉज आपने प्योर कंपोनेंट जो आपका है लाइक वाटर वो आपने यहाँ पर स्टीम की फॉर्म में रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर जो है बेसिकली लाइक सॉल्यूशन मेरा रहेगा वो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट रहेगा। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली हम करते हैं इवेपोरेटर में, एक तरीके से लाइक वाटर को हम रिमूव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। अब देखिए पहला जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें टाइप ऑफ इवेपोरेटर की, सो हम अगर फॉलिंग इवेपोरेटर की बात करें, देखिए फॉलिंग इवेपोरेटर बिकॉज देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर जो है वो सेकंड है, इसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, वो ऑलरेडी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो फॉलिंग इवेपोरेटर क्यों आंसर है बेसिकली आपका, वो हम देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को वैसे तो आपको याद ही रखना होता है ना, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले फॉलिंग फिल्म, आप थोड़ा सा अगर इसमें दिमाग लगाओगे कि देखिए इवेपोरेटर नो डाउट आपने पढ़ा होगा, बट हर एक चीज आपको याद रह पाए ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ कुछ चीजों को आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हो। फॉलिंग फिल्म में आपको जो कंसेप्ट आप देखते हो, कंसेप्ट में क्या होता है बेसिकली फॉलिंग फिल्म में कि लाइक मेरा जो एक फिल्म है बेसिकली, है ना, मतलब जो आपका लाइक एक लेयर रहता है ना, वहां पर आपका जो भी आपका सोल्यूशन है बेसिकली वो क्या करता है, फिल्म फॉर्म करता है ना। लिक्विड की जो एक फिल्म है, थिन फिल्म जो है फ्लूइड आपका रहेगा, वो सरफेस पे एक थिन फिल्म जो है वो बनाएगा। वो क्या करेगी, देखिए फॉलिंग फिल्म मतलब गिर रहा है एक ना एक लेयर पे, बेसिकली जो आपका फ्लूइड का लेयर हुआ बेसिकली वो इमीडिएटली यहां पर बनेगा और वो नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा। ठीक है, मतलब जल्दी से वो रिमूव मतलब सेपरेट हो जाएगा बेसिकली मेरी पर्टिकुलर लेयर से। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर रेपिडली हीट ट्रांसफर होता है, एक थिन फिल्म बेसिकली बनाता है, रेपिडली यहां पर हीट ट्रांसफर होता है, रेपिड हीट ट्रांसफर, है ना। और एफिशिएंट आप बोलोगे कि एफिशिएंट इवोपोरेशन होता है इवन एट अ लोअर टेम्परेचर, एफिशिएंट इवोपोरेशन एट लो टेम्परेचर, करेक्ट है। सो इसका आंसर आप इस तरीके से कर सकते हो, फॉलिंग फिल्म जो वर्ड है वहां से अगर आप कंसेप्ट थोड़ा सा कोरिलेट करोगे कि फॉलिंग फिल्म में क्या होगा, इमीडिएटली मेरा रैपिड हीट ट्रांसफर रहता है ना, हाई हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ज्यादा रहेगा तो रैपिडली हीट ट्रांसफर आपका होगा। थिन फिल्म एक फॉर्म करता है फ्लूइड जो आपका है, और एफिशिएंट इवेपोरेशन भी होता है इवन एट लो टेम्परेचर। जैसे ही लो टेम्परेचर वर्ड आपको याद आएगा आप इजीली बोल सकते हो ओके लो टेम्परेचर पे ही मेरा इवेपोरेशन हो रहा है, दैट मींस मैं इसको प्रिफर कर सकता हूं फॉर द इवेपोरेशन ऑफ ए मटेरियल विच इज बेसिकली हीट सेंसिटिव, है ना, हाई टेम्परेचर पे बेसिकली वो मटेरियल सेंसिटिव है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो फॉलिंग फिल्म है। अब बाकी आप देख सकते हो आपके कंसेप्ट के लिए कि ओके क्लाइंबिंग हीट ट्रांसफर में बेसिकली सॉरी फिल्म इवेपोरेटर में हम क्या करते हैं, फिल्म इवेपोरेटर इसमें आप बोल सकते हो कि बेसिकली नेचुरल कन्वेक्शन होता है, नेचुरल सर्कुलेशन, नॉट कन्वेक्शन, नेचुरल सर्कुलेशन। यहां पर बेसिकली क्या होता है, क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर में आपको हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है, रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर। कब चाहिए होता है टेम्परेचर, इनिशिएट करने के लिए सर्कुलेशन को, बिकॉज नेचुरल सर्कुलेशन एक बार इनिशिएट हो गया उसके बाद तो क्या है लाइक आपका फ्लूइड जो रहेगा, है ना, उसका टेम्परेचर चेंज होगा ड्यू टू डेंसिटी, नेचुरल सर्कुलेशन है ना, तो हीट होगा, ठंडा वाला नीचे आएगा, इस तरीके से नेचुरल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट इनिशियली आपको जो है रिक्वायर्ड होता है हाई टेम्परेचर, है ना, नॉट एज। अब तो जब हाई टेम्परेचर की आपने बात कर ली तो आप अब ये लिख सकते हो नॉट एज, है ना, नॉट आप बोल सकते हो, फिर नॉट प्रिफर फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेशन, तो फोर्स सर्कुलेशन में देखिए बेसिकली क्या होता है, अब फोर्स सर्कुलेशन में इतना तो आपको पता होगा कि लिक्विड को बेसिकली आप पंप करते हो, है ना, लिक्विड जो है वो पंप करते हैं बेसिकली हम, है ना, विद द हेल्प ऑफ ए पंप। मतलब पंप जब आप लेके आ रहे हो मतलब कि क्या हो रहा है, आप एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे हो सिस्टम को, ठीक है। सो वहां पर भी कुछ लॉसेस होते हैं, जो हीट है वो आपका फ्लूइड में भी ट्रांसफर होगा, है ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका मटेरियल ऑलरेडी हीट सेंसिटिव है, तो आप कभी भी फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेशन जो है हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए यूज नहीं करोगे, है ना। ये बेसिकली आपको अगर याद हो तो ये बेसिकली फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेशन जो है वो यूजफुल किसके लिए रहता है, अगर आपका फ्लूइड विस्कस है ना, यूजफुल फॉर विस्कस
विस्कस और सॉलिड कंटेनिंग सॉल्यूशन, है ना, मतलब कुछ छोटा इंप्योरिटीज है, तो उस केस में बेसिकली जो है आप प्रिफर करते हो, है ना, पंप से आप उस फ्लूइड को बेसिकली जो है ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। तो उस मतलब नॉर्मली विस्कस फ्लूइड के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं। इसमें आप क्या कर रहे हो, पंप यूज कर रहे हो, मींस यू आर एडिंग द एडिशनल मैकेनिकल एनर्जी टू सिस्टम, है ना, मैकेनिकल एनर्जी, आप मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली वहां पर ऐड कर रहे हो। ये बेसिकली हाई टेम्परेचर जो है, जो भी आपका फ्लूइड रहेगा वो हाई टेम्परेचर में यहाँ पर एक्सपोज होता है ना, हाई टेम्परेचर एक्सपोजर आप प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। तो ये बेसिकली जो है लेस आइडियल हो गया, इसी पॉइंट के साथ आप लिख सकते हो लेस आइडियल फॉर फॉर ए टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल, करेक्ट है। तो इस तरीके से आप सारे जो आपके लाइक कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन आपको लाइक क्लाइंबिंग फिल्म ऑपरेशन या फिर फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेशन से भी पूछा जाता है तो आप आंसर कर सकते हो। तो इस तरीके से ट्राई करना है ऑलवेज, जब भी आप ऑप्शंस देखो, है ना, मतलब तो कि उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो आप एक बार रिकॉल करने का ऑलवेज आपको ट्राई करना है बेसिकली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बेसिकली देखिए ये क्वेश्चन में हीट ट्रांसफर में मैंने कंसीडर कर लिया, इसे रेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे आप हीट मतलब मास ट्रांसफर, सीआरई, फ्लूइड मैकेनिक्स, किसी का भी इस क्वेश्चन को आप बोल सकते हो, बिकॉज रेट की बात हम हर जगह करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर बेसिकली जो है 7th नंबर क्वेश्चन है हमारे इस पेपर का, ठीक है। आप इजीली इस क्वेश्चन का जो है आंसर कर सकते हो, बिकॉज रेट बेसिकली क्या होता है, देखिए अगर आपको याद है तो आप बिना किसी फॉर्मूले के आप सिंपली बोल सकते हो कि रेट जो है ऑलवेज न्यूमरेटर में मेरा आता है ड्राइविंग फोर्स और डिनोमिनेटर में आता है बेसिकली मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्राइविंग फोर्स और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्राइविंग फोर्स और इनडायरेक्टली टू रेजिस्टेंस, मींस ऑप्शन बी जो है सेकंड ऑप्शन जो है बेसिकली वो करेक्ट है तो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नाउ एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, हीट ट्रांसफर में हम इस क्वेश्चन को कंसीडर कर रहे हैं, तो हीट ट्रांसफर का हम लोग बेसिकली जो है एग्जांपल लेते हैं कि रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। लाइक मैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर लिखूं क्यू इज इक्वल टू माइनस के इंटू ए इंटू डी टी अपॉन ऑफ डी एक्स, ये हम लिख सकते हैं ना। यहां पर मैं क्यू को ये लिख सकता हूं कि डेल्टा टी अपॉन ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन के हो जाएगा, है ना, डी को मैंने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर ये जो मैं रेट का बेसिकली फॉर्मूला लिख रहा हूं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है डेल्टा टी, अब आपको ही पता है कि हीट ट्रांसफर मेरा हो रहा है, तो हीट ट्रांसफर में डेल्टा टी आपका क्या रहेगा, ड्राइविंग फोर्स रहेगा, ठीक है। तो यहां पर मेरा ये जो डेल्टा टी है बेसिकली ड्राइविंग फोर्स आ गया, डेल्टा टी इज द ड्राइविंग फोर्स। और यहां पर आप देखोगे कि जो डिनोमिनेटर में आपने लिखा है डेल्टा एक्स अपॉन ऑफ के ए, ये बेसिकली आपका रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, ठीक है, ये बेसिकली जो है रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, करेक्ट है ये। तो आप मैं जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको मैंने मेंशन किया है कि रेट जो आप सिर्फ हीट ट्रांसफर में भी डिफाइन नहीं करते हो, रेट आप जो है सभी सब्जेक्ट में डिफाइन करते हो, इन ऑल सब्जेक्ट में बोल सकता हूं, इन ऑल कोर केमिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है आप डिफाइन करते हो बेसिकली रेट, और रेट आप ऑलवेज ये लिखते हो कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्राइविंग फोर्स। अब वो ड्राइविंग फोर्स आपका डिफरेंट हो सकता है, कंसंट्रेशन बेसिकली वो हो सकता है आपका, है ना। तो रेट इज द ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस बेसिकली, ठीक है। आप एग्जांपल के लिए देखिए मास ट्रांसफर में आप जो है डिफ्यूजन कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। हीट ट्रांसफर ऑलरेडी हमने कंसीडर कर लिया, है ना। हीट ट्रांसफर में बेसिकली हम फूरियर लॉ की बात कर रहे थे, है ना। देन फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लिख सकते हो, फ्लूइड फ्लो की जब हम बात करते हैं तो आप रेट को जो है कहीं भी डिफाइन कर सकते हो, रेट इज सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। इजीली आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, हीट ट्रांसफर का बेसिकली थर्ड क्वेश्चन है हमारा। सो यहां पर इसमें पूछा है, इसने कंडक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हीट ट्रांसफर कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर। तो बड़ा ही आप देखोगे सिंपल सा क्वेश्चन है, कंडक्शन कैसे होता है इन शॉर्ट ये पूछ रहा है, मींस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पर बेस ये क्वेश्चन है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर,
मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से आप देखोगे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे 10 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो देखिए सबसे हम लोग ऑप्शन से डिस्कस कर सकते हैं एक तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को पहले, उसके बाद हम मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की एक साथ बात कर लेंगे। देखिए पहला ऑप्शन है थ्रू डायरेक्ट मोलिकुलर इंटरेक्शन। तो यही होता है ना कंडक्शन में, बेसिकली जो आपके मोलिक्यूल है बेसिकली वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। एग्जांपल आप ले सकते हो, कंडक्शन जो है एक रोड, आपका आयरन रोड है ना, एक रोड जो अगर आप एक एंड से गर्म करते हो इसे, है ना, यहाँ पर अगर आप फायर से इसे गर्म कर रहे हो तो दूसरी एंड पे क्या होगा, हीट जो आपका ट्रांसफर होता है। ये कंडक्शन का एग्जांपल हो गया, है ना, एक रोड मैंने मेटल रोड जो है कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पर आपके जो मोलिक्यूलर के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, मोलिक्यूल के बीच में, उससे ही आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, सो इससे थ्रू डायरेक्ट मोलिकुलर इंटरेक्शन, तो ये हो गया बेसिकली आपका कंडक्शन। करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। मूवमेंट ऑफ फ्लूइड की हम बात करते हैं बेसिकली कन्वेक्शन में। कन्वेक्शन में बेसिकली जो है मूवमेंट ऑफ फ्लूइड होता है। देन बाय मिक्सिंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड, मिक्सिंग ऑफ द हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड की जो बात है ये भी आप बेसिकली कन्वेक्शन में करोगे। देन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMV, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात करते हैं बेसिकली रेडिएशन में। ठीक है, तो आप इजीली इन ऑप्शंस को बेसिकली एलिमिनेट कर सकते हो और आपका करेक्ट आंसर जो है थ्रू डायरेक्ट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। बिल्कुल बेसिक ये क्वेश्चन है बेसिकली आपका मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पे। सो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पे हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं, कंडक्शन के लिए और देख लेते हैं। देखिए कंडक्शन किस में होता है, सॉलिड्स में बेसिकली कंडक्शन होता है। देखिए मैंने रोड का एग्जांपल लिया, मेटल रोड, तो ये सॉलिड का एग्जांपल था। तो सॉलिड्स में बेसिकली आपका कंडक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट इज द मोलिकुलर वाइब्रेशन, है ना, इंटरेक्शन या फिर वाइब्रेशन बेसिकली होता है। देन फ्री इलेक्ट्रॉनिक फ्लो, इलेक्ट्रॉनिक जो है फ्लो बेसिकली आपका रहता है। तो ये हो गया आपका कंडक्शन का कंसेप्ट बेसिकली। ठीक है, इस पे एक या दो क्वेश्चन आप देखोगे आपको और देखने को मिलेगा रेडिएशन से रिलेटेड। ये जो आपका मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है बेसिकली इससे रिलेटेड आपको और क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे आगे। ठीक है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की हम बात कर रहे थे, तो ये तो हो गया कंडक्शन। ओके, और एक बार देख लेते हैं, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बड़ा एक बेसिक सा टॉपिक है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। यहां से आपको मोस्टली PSUs में जो है सिंपल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो पहला मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन। तो अभी हमने देखा कि कंडक्शन किस में होता है, इन सॉलिड्स होता है। ठीक है, सॉलिड में होता है। और उसके साथ हमने क्या देखा, मॉलिक्यूल का बेसिकली जो है वाइब्रेशन है ना, मोलिकुलर वाइब्रेशन, मोलिकुलर वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है मतलब इलेक्ट्रॉनिक फ्लो। ठीक है, ये चीज होगी। नाउ सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हमारा रहता है कन्वेक्शन। एंड मीडियम आप ये भी बोल सकते हो, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। आगे हम थर्ड देखेंगे बेसिकली रेडिएशन, जिसमें हमें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वैक्यूम में भी आपका बेसिकली रेडिएशन जो है वो होता है। नाउ द कन्वेक्शन में बेसिकली क्या होता है, फ्लूइड के लिए रहता है। फ्लूइड के लिए इसमें क्या होता है आपका फ्री और है ना, फ्री हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, फोर्स्ड हो सकता है बेसिकली, है ना। मतलब ये हो गया फ्री और नेचुरल या फिर फोर्स्ड कन्वेक्शन आपका हो सकता है। और नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन जो हम बेसिकली बोलते हैं वो कैसे होता है, ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, है ना, ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस इन फ्लूइड। नाउ इसके बाद देखिए रेडिएशन। रेडिएशन में हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से बेसिकली आपका क्या होता है, रेडिएशन हो रहा है ना। रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देन इसके बाद आप लिख सकते हो नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड मीन्स ये वैक्यूम में आपका बेसिकली होगा। ठीक है, ये हो गया मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। नाउ नेक्स्ट, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन इसका आंसर जो है फर्स्ट आंसर जो है इसका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। ये देखिए अगेन फिर हीट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पे क्वेश्चन आ गया बैक टू बैक, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व। तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कि कन्वेक्शन हम कहां पे बात करते हैं, फ्लूइड में बात करते हैं, हीट ट्रांसफर ड्यू टू फ्लूइड मोशन। सो फ्लूइड में हम बात करते हैं बेसिकली कन्वेक्शन की। नाउ बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करके देखो, हीट ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो यहां तो लिखा ही है रेडिएशन में होता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया यहाँ पर कन्वेक्शन के लिए। हीट ट्रांसफर विद इन ए सॉलिड, यहां पर बेसिकली कंडक्शन होता है ना कि कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफर इन वैक्यूम, अगेन यहां पर ये हो गया रेडिएशन।
तो कितना इजीली आप आंसर कर सकते हो। देखिए बैक टू बैक इसने 2 क्वेश्चन पूछे और दोनों जो है बैक टू बैक, मतलब मैंने एक साथ इनका ओके, यहाँ तो आप देखोगे 31 तक 33 एक क्वेश्चन छोड़ के, मतलब पेपर में ये ऑर्डर तो बहुत रैंडम रहता है। यहाँ पर मैंने एक साथ इनको लेके आया हूँ जितने भी क्वेश्चन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हैं, जिससे कि आप एक दूसरे क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब एक साथ मिक्सअप पेपर में कर रहे हो तो आपको आइडिया नहीं लगता है कि ओके मेरा पहला वाला क्वेश्चन हीट ट्रांसफर से कैसा था। यहाँ पर आप कोरिलेट कर पा रहे हो। देखो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए, है ना। बड़े बेसिक सिंपल क्वेश्चन आप देखोगे अभी तक आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये ऑपरेटर पे बेस्ड था, तो ये ऑपरेटर कंसेप्ट कवर कर लिया। सेकंड रेट पे बेस्ड क्वेश्चन था। थर्ड आपका कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पे क्वेश्चन है, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम इसका। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 36। ये क्वेश्चन आ गया बेसिकली अभी हीट एक्सचेंजर से। तो हीट ट्रांसफर में क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें हीट एक्सचेंजर से क्वेश्चन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हीट एक्सचेंजर से क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है जब हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं। देखिए विच टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर डिजाइन टाइपिकली अचीव द ऑप्टिमम हीट ट्रांसफर। तो सबसे पहले तो आप इस ऑप्टिमम वर्ड को देखो, ऑप्टिमम क्या होता है। ऑप्टिमम हीट ट्रांसफर, अचीव द ऑप्टिमम हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया। ठीक है, देखिए हीट एक्सचेंजर में सिंपली क्या है, आप कोई भी हीट एक्सचेंजर यूज करो उसमें जितना ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करोगे उतना ही हीट एक्सचेंज आपका ज्यादा होगा। बट ऐसा नहीं है कि आप मतलब बहुत ज्यादा हीट सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सकते हो, बिकॉज जब आप एक हीट एक्सचेंजर को डिजाइन करते हो, ये डिजाइन की बात कर रहा है बेसिकली, है ना। तो जब हीट एक्सचेंजर को डिजाइन आप करते हो बेसिकली, तो वहां पर आपको कॉस्ट का भी ध्यान रखना होता है कि कॉस्ट मेरा कितना जा रहा है ना। तो ऑप्टिमम आप इतना ही उसका सरफेस एरिया बढ़ाओगे, उतना ही उसका एरिया बढ़ाओगे कि मेरा जो कॉस्ट है उसको बनाने में वो भी एक ऑप्टिमम रहे। तो उसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग जो सरफेस एरिया मेरा आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम बेसिकली हो जाएगा फिर, है ना। एट द एंड तो आपका बेनिफिट, आपका मतलब टारगेट क्या होता है, जब भी आप कोई इक्विपमेंट या कुछ भी डिजाइन कर रहे हो कोई प्लान, आपका टारगेट एक ही होता है, एट द एंड आपको प्रॉफिट कमाना है बेसिकली, है ना। तो आपको ऑलवेज ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, तो उसी का ही बेसिकली एग्जांपल है ना। तो यहां पर मेरे को ये पूछा कि विच टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, तो 2 चीज इन्होंने पूछी है। एक तो आप देखोगे टाइप ऑफ फ्लो कि मेरा पैरेलल फ्लो होना चाहिए, काउंटर फ्लो होना चाहिए, काउंटर फ्लो या पैरेलल फ्लो। तो आपको इतना तो पता है जब भी फ्लो, जब हीट एक्सचेंजर में हम बात करते हैं, जब भी हम लाइक पैरेलल फ्लो को कंपेयर करते हैं काउंटर फ्लो से, तो ऑलवेज काउंटर फ्लो में आपका जो एलएमटीडी है वो ज्यादा आता है, तो ऑलवेज हीट ट्रांसफर जो रेट होती है वहां पर वो ज्यादा होती है ऑलवेज। तो कभी भी आप मतलब डिपेंड करता, बट मतलब डायरेक्टली आप कभी भी काउंटर फ्लो के कंपैरिजन में पैरेलल फ्लो को मतलब चूज नहीं करोगे। तो ये आपके ऑप्शन जो है 2 एलिमिनेट हो गए पैरेलल फ्लो वाले, मतलब काउंटर फ्लो आप चूज करोगे ना। उसके बाद आता है, इन्होंने पूछा डबल पाइप है और एक सैलेंट ट्यूब है, तो डेफिनेटली आप देखोगे सैलेंट ट्यूब में आपका जो हीट ट्रांसफर रेट है वो ज्यादा होता है, ज्यादा आपको जो है सरफेस एरिया मिलता है कंपेरेटिवली डबल पाइप। तो ये जो ऑप्शन है आप डायरेक्टली जो है यहां से चूज कर सकते हो, ठीक है, इंडिविजुअली। नाउ देखते हैं हम इसको एक बार। टारगेट आपका बेसिकली क्या होता है, ऑप्टिमम एरिया की हम क्यों बात कर रहे हैं, ऑप्टिमम सरफेस एरिया की हम बात क्यों कर रहे हैं बेसिकली, फॉर सेविंग कॉस्ट। जैसा कि मैंने बोला आपको कॉस्ट का भी ध्यान बेसिकली रखना होता है, ठीक है। सो आपको क्या करना होता है, आपका टारगेट बेसिकली जो होता है जब एक आप हीट एक्सचेंजर आप डिजाइन कर रहे हो, तो आपका टारगेट तो है कि आपको मैक्सिमम हीट ट्रांसफर करवाना है, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर आपको कराना है हीट एक्सचेंज करके। साथ में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो एरिया है रिक्वायर्ड एरिया वो मिनिमम रहे। मिनिमम एरिया की मैं बात कर रहा हूं, मतलब वो सरफेस एरिया बेसिकली, है ना। तो देखिए क्या होगा कि अगर आप एरिया कम रखो, सो उसका बेनिफिट आपको क्या रहता है, जो आप एक्सचेंजर बेसिकली बनाओगे उसका साइज छोटा रहेगा। साइज छोटा रहेगा मीन जो कॉस्ट है वो उसकी कम आएगी, ठीक है। सो ये आपको क्या रहेगा फिर, वो मोर ऑप्टिमम रहेगा, मोर ऑप्टिमम रहेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आप कॉस्ट बचाने के लिए बहुत छोटा एक्सचेंजर आपने बना दिया, वो मल्टीपल एक्सचेंजर आपको लगाने पड़ रहे हैं फिर बिकॉज सरफेस एरिया सफिशिएंट नहीं है, तो उस केस में अगेन आपकी फिर कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑलवेज ऑप्टिमम चूज करना होता है। तो ऑप्टिमम में जैसा कि हमने बात की कि काउंटर फ्लो, डबल पाइप में तो देखिए आप सिंपली क्या होता है कि आपका लाइक ओके यहाँ पर फ्लो की तो बात ही नहीं कर रहा है, बट डबल पाइप सिंपली क्या होता है, एक आपका एनुलस पाइप रहता है जिसमें बाहर आपका एक फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है, अंदर में एक फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है, ये आपका सिंपल हो गया, है ना। सैलेंट ट्यूब एक्सचेंजर जो है उसमें आप अगर प्रोफाइल की भी बात करो लाइक काउंटर फ्लो के लिए, तो इस तरीके की आपकी प्रोफाइल बनती है ना। ये हो गया आपका पैरेलल फ्लो के लिए कि यहाँ पर आपका हॉट फ्लूइड है वो कोल्ड हुआ, यहाँ कोल्ड फ्लूइड था वो हॉट हुआ बेसिकली, है ना। और अगर आप बेसिकली बात करते हो क्रॉस फ्लो में बेसिकली, तो ये आपका हॉट फ्लूइड था वो ठंडा हुआ, कोल्ड फ्लूइड था वो गर्म हुआ बेसिकली, है ना, इस तरीके से।
तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बेसिकली, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए वो स्टेटमेंट टाइप जैसा है, स्टेटमेंट ए और बी दी हुई है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेन ये क्वेश्चन भी किससे है, हीट एक्सचेंजर से पूछा गया है, और कौन से टाइप के हीट एक्सचेंजर से पूछा है, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर से। इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर इज और आर करेक्ट। इस मतलब एक भी करेक्ट हो सकता है और आर बोला मतलब दोनों भी करेक्ट हो सकते हैं। ऑप्शन देखिए कि या तो ओनली एक ए स्टेटमेंट करेक्ट है या ओनली बी स्टेटमेंट करेक्ट है, नाइदर या दोनों ही करेक्ट नहीं है या दोनों ही करेक्ट है। चार आपके पास ये ऑप्शन हो गए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं स्टेटमेंट ए, द प्राइमरी पर्पज ऑफ बफेल। तो हीट एक्सचेंजर में बफेल का जो पर्पज है वहां से क्वेश्चन पूछा है इसने, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा बेसिकली जो है ये 40 है। इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में बफेल हम जो है वो प्राइमरली उसका क्या पर्पज रहता है, ये पहला हमारा स्टेटमेंट है, इज टू इंक्रीज द ट्यूब साइड फ्लूइड वेलोसिटी। ओके, बफेल यूज करते हैं हम सेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर में, बट हम वो जो है सेल साइड में बेसिकली यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं बेसिकली हम वहां पर सेल साइड में जो फ्लूइड रहता है हमारा, उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करने के लिए, उससे क्या होता है, टर्बुलेंसी क्रिएट होती है। टर्बुलेंसी क्रिएट होती है तो आपका हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होता है। ये पर्पज होता है बफेल का, ना कि ट्यूब साइड में आप यूज करोगे। ट्यूब साइड में इतना स्पेस ही नहीं रहता है कि आप बफेल प्रोवाइड करो, है ना। तो ये बेसिकली मेरा इनकरेक्ट हो गया डायरेक्टली स्टेटमेंट। और सेकंड भी पर्पज की अगर मैं बात करूं बफेल की, तो सेकंड पर्पज हो गया सपोर्ट प्रोवाइड करता है ट्यूब बंडल को। आपका जो ट्यूब बंडल रहता है, तो बफेल हम यूज करते हैं सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में। तो उसका पर्पज बेसिकली क्या हो गया, इंस्टॉल्ड, पहला तो क्या कि इंस्टॉल्ड इन सेल एंड ट्यूब में हम इंस्टॉल कर रहे हैं, यहां पे वो चीज तो दी है बेसिकली। तो पहला इसका पर्पज हो गया हमारा टू इंक्रीज विस्कोसिटी, सॉरी नॉट विस्कोसिटी, वेलोसिटी, टू इंक्रीज द वेलोसिटी। जो मैं बोल रहा हूं कि टर्बुलेंसी क्रिएट होगी वहां पर, है ना कि विस्कोसिटी। उसके अलावा ओके, इससे क्या होगा बेसिकली, इंक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हमारा जो हीट ट्रांसफर एरिया, तो जो कोफिशिएंट है बेसिकली वो इंक्रीज होगा। सो बेसिकली इसका पर्पज एक तरीके से आप बोल सकते हो टू इंक्रीज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन सेल साइड हीट एक्सचेंजर by creating टर्बुलेंसी बेसिकली, है ना। देन थर्ड इज द टू सपोर्ट द ट्यूब बंडल। ओके, तो ये आपके तीन बेसिकली हमने यहां पर पर्पस लिख दिए बफेल्स के। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा इनकरेक्ट हो गया बिकॉज उसने बोला कि ट्यूब साइड में फ्लूइड वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या यूज करते हैं, नहीं। Now the second option is the log mean temperature difference means LMTD is a key parameter used to calculate the heat transfer rate in heat exchanger। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कैसे करेक्ट है ये स्टेटमेंट, हीट ट्रांसफर रेट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप लिखोगे Q इज इक्वल टू U इंटू A इंटू डेल्टा T LMTD, ठीक है, ये आप लिखते हो। तो LMTD आपको पता है बिल्कुल इंपॉर्टेंट यहां पर पैरामीटर रहता है। LMTD जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखिए कैसे है, LMTD लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, LMTD इज द लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये जो है बेसिकली ये डिपेंड करता है, लाइक अगर आपका पैरेलल फ्लो है तो पैरेलल फ्लो में आप देखोगे कि ये कम रहता है तो आपको बेसिकली हीट ट्रांसफर रेट भी कम मिलेगी। काउंटर फ्लो में बेसिकली ये ज्यादा मिलता है आपको, तो वहां पर आप बोलोगे कि क्यू भी जो है आपका वो ज्यादा आएगा, फिर क्यू बिकॉज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LMTD, ठीक है। सो आप ये बोलोगे कि LMTD इज की पैरामीटर, LMTD इज की पैरामीटर to use to calculate the heat transfer rate in heat exchanger बेसिकली। तो ये ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, मींस ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया कि ओनली स्टेटमेंट बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो हीट एक्सचेंजर से एक और क्वेश्चन मिल गया आपको। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अगेन एक और क्वेश्चन हीट एक्सचेंजर से। सो ये तीसरा क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया इस पेपर में हीट एक्सचेंजर से। इन the design of double pipe heat exchanger which configuration provide the maximum heat transfer efficiency। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपको पता है कि पैरेलल फ्लो के कंपैरिजन में काउंटर फ्लो में आपको ऑलवेज जो है
ज्यादा हीट ट्रांसफर मिलता है। और ये बेसिकली डबल पाइप एक्सचेंजर के लिए, तो डबल पाइप एक्सचेंजर में ऑलवेज काउंटर फ्लो में ही आपको ज्यादा मिलेगा। दो ही आपके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पॉसिबल होते हैं फॉर ए डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 54 है, इसमें आप देखिए कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे। तो एक एनुलस पाइप होता है, लाइक इसके अंदर एक और पाइप हो गया, है ना। तो यहां पर आप देखोगे एक फ्लूइड आपका अंदर में ट्रेवल कर रहा है, एक फ्लूइड बेसिकली बाहर यहाँ पर आउटर वाले पोर्शन में ट्रेवल कर रहा है बेसिकली ना। तो यहां पर आप बोलोगे कि अगर दोनों फ्लूइड जो आपके वो अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो आपका ये को करंट फ्लूइड हो जाएगा, को करंट फ्लो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसे ही बेसिकली हम बोलते हैं पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट, ठीक है। और अगर ये बेसिकली अपोजिट हो गए, लाइक एक फ्लूइड आपका इधर से एंटर कर रहा है और दूसरा फ्लूइड अपोजिट एंटर कर रहा है, तो ये बेसिकली आपका हो गया काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो, सो काउंटर फ्लो में क्या होता है, आपको मैक्सिमम हीट ट्रांसफर मिलता है। मैक्सिमम हीट ट्रांसफर बेसिकली जो है वो यहां पर मिलता है। देखिए कैसे मिलता है, Q इज इक्वल टू यू इंटू डेल्टा यू इंटू ए इंटू LMTD, डेल्टा टी LMTD, ठीक है। तो ये Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है LMTD के। और आप देखोगे कि LMTD जो रहता है, LMTD फॉर काउंटर फ्लो वो आपका बेसिकली काउंटर मतलब पैरेलल फ्लो से बेसिकली ज्यादा रहेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो पैरेलल फ्लो, यहां पर आप लिख सकते हो काउंटर फ्लो बेसिकली, ठीक है। तो इस वजह से आपको जो है हीट ट्रांसफर रेट उसमें ज्यादा मिलेगा। सो विच कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट, काउंटर फ्लो अरेंजमेंट फॉर मैक्सिमम हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 बेसिकली अगेन हीट एक्सचेंजर्स हैं, अगेन LMTD से बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हो आप। तो बैक टू बैक आप बोलोगे कि फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपको LMTD से पूछा जा रहा है, मतलब हीट एक्सचेंजर से पूछा जा रहा है। इस बार इसने पूछा है कि द लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस LMTD इज यूज, किसके लिए यूज करते हैं, टू कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर एरिया रिक्वायर्ड। तो अभी हमने बार बार फॉर्मूला देखा है क्यू का, Q इज इक्वल टू यू इंटू ए इंटू डेल्टा टी LMTD। सो आपको यू तो जो है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वो गिवन रहता है, वो यहां से तो आप कैलकुलेट नहीं करते हो, या फिर आप उसका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है वहां से आप कैलकुलेट करते हो बेसिकली, है ना। सो एरिया आपके पास रहता है, या फिर मतलब एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो है आप यूज करोगे। प्रॉपर इसके स्टेप्स होते हैं, है ना, उसकी हेल्प से आप जो है Q इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू Q अपॉन यू इंटू LMTD हो जाएगा, ये डेल्टा टी LMTD। इस तरीके से आप एरिया जो कैलकुलेट करते हो। देखिए इसमें आप सबसे पहले तो क्या करते हो, आप MCP बेसिकली जो है वो कैलकुलेट करोगे कोल्ड फ्लूइड के लिए और हॉट फ्लूइड के लिए, दोनों के लिए चेक करोगे, है ना। यहां पर बेसिकली आ जाएगा TH इन माइनस TH आउट, बेसिकली ये आपने कैलकुलेट किया। फिर आप क्या करते हो, LMTD कैलकुलेट करते हो। फिर आप क्या अप्लाई करते हो, Q इज इक्वल टू यू इंटू ए इंटू डेल्टा टी LMTD जो है वो आप कैलकुलेट करते हो। तो यहां से बेसिकली हमारा टारगेट होता है एरिया को कैलकुलेट करना। सो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर एरिया रिक्वायर्ड। सेकंड ऑप्शन देखिए, फाइंड द रेनॉल्ड नंबर फॉर द फ्लूइड। तो रेनॉल्ड नंबर तो आप यहां पर LMTD यूज नहीं करते हो ना, RE इज इक्वल टू रो VD होगा बेसिकली, रो VD बाई म्यू। तो इसमें कहीं पे भी आपको LMTD की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली बात कर रहा है यहाँ पे, तो है ना, हीट ट्रांसफर में हम बात नहीं करते हैं रेनॉल्ड नंबर की। नाउ देन मतलब कैलकुलेट नहीं करते फ्लूइड फ्लो में, वो LMTD तो हमें नहीं चाहिए होता है। नाउ टू कैलकुलेट थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए भी LMTD यूज नहीं करते हो। देन टू डिटरमाइन द ओवरऑल हीट ट्रांसफर, आप ये तो आप इजीली एलिमिनेट कर दोगे। फोर्थ ऑप्शन में आपका हो सकता है कि आपका मन करे यार ओके फॉर्मूले में तो मेरे को Q भी दिख रहा है, तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी मेरा आंसर हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। ओवरऑल हीट ट्रांसफर के लिए आप यूज नहीं करते हो, LMTD आप यूज करते हो बेसिकली हीट ट्रांसफर एरिया कैलकुलेट करने के लिए, है ना। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के लिए प्रॉपर अलग से फॉर्मूला होता है ना, या तो आपको डायरेक्ट दिया होता है, अदरवाइज वहां से आप कैलकुलेट करते हो, है ना। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 55। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है, इन स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिलेंड्रिकल पाइप में बेसिकली टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोफाइल कैसे रहेगा फॉर ए स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, ये क्वेश्चन बेसिकली आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है। तो इसमें देखिए आपको याद होनी चाहिए, या तो जो इक्वेशन लिखते हैं, गवर्निंग इक्वेशन लिखते हैं हम, लाइक स्लेब में बेसिकली आपका ये ट्रांसफर हो रहा है, सिलेंडर में अगर ट्रांसफर हो रहा है, या फिर स्पेरिकल में बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट
स्लेब के लिए बेसिकली हम गवर्निंग इक्वेशन लिखते हैं। तो गवर्निंग इक्वेशन याद होना चाहिए। अगर गवर्निंग इक्वेशन याद नहीं है तो आपको डायरेक्टली एटलीस्ट प्रोफाइल पता होनी चाहिए। गवर्निंग इक्वेशन अगर याद है तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे इक्वेशन, वहां से आप कोरिलेट कर सकते हो कि मेरा प्रोफाइल जो लीनियर रहेगा, लॉगरिथमिक रहेगा, पैराबोलिक रहेगा, है ना, वो चीज आप देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम बेसिकली गवर्निंग इक्वेशंस लिखते हैं, मतलब टेम्परेचर प्रोफाइल। गवर्निंग इक्वेशन से आपका टेम्परेचर प्रोफाइल आता है। तो टेम्परेचर प्रोफाइल की इक्वेशंस की हम बात करेंगे। स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर इन, ओके, इन करके मैं नहीं लिखता हूं अभी, है ना। पहले हम बात करते हैं स्लेब के लिए। देखिए स्लेब में जब हम लिखते हैं टेम्परेचर प्रोफाइल की इक्वेशन तो वो आती है लाइक T माइनस ऑफ T1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन X2 माइनस X1 इंटू X माइनस X1 हो जाएगा। तो ये चीज आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन आपकी आ रही है क्या आ रही है, लीनियर आ रही है। ठीक है, ये जो आपकी इक्वेशन आ रही है बेसिकली ये लीनियर आ रही है ना। टेम्परेचर का बेसिकली जो है एक्स के साथ रिलेशन अगर आप देखोगे तो आपको लीनियर मिलेगा, है ना। वहां पर तो आप रेडियस वगैरह की बात नहीं करोगे ना स्लेब के लिए, तो है ना, वो सिलेंडर और स्पेयर के लिए करोगे। तो आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन है ना। टेम्परेचर की जो प्रोफाइल है, यहां पर मैं टेम्परेचर प्रोफाइल लिख देता हूं आगे। टेम्परेचर प्रोफाइल जो है वो लीनियर रहेगी, लीनियर, है ना। लाइन की इक्वेशन है तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो लीनियर रहेगी। ओके, नाउ सेकंड देखते हैं हम सिलेंडर के लिए। सो सिलेंडर के लिए जो हमें इक्वेशन मिलती है वो रहती है T माइनस ऑफ T1 इज इक्वल टू T2 माइनस ऑफ T1 अपॉन ऑफ ln R2 माइनस ln R1 इंटू यहां पर रहता है ln R माइनस ऑफ ln R1 बेसिकली। तो ये जो प्रोफाइल है इसमें ln आ रहा है बेसिकली, तो आप ये कमेंट कर सकते हो कि दिस प्रोफाइल इज लोगरिथमिक, बेसिकली लोगरिथमिक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल, है ना। इसके बाद आप बेसिकली स्पेयर के लिए देख सकते हो। नेक्स्ट मैं लिख देता हूं यहां पर, ओके, इसको सिलेंडर लिख देता हूं। नो, नेक्स्ट इज द स्पेयर। सो स्पेयर के लिए इक्वेशन आप लिखोगे T माइनस ऑफ T1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन 1 अपॉन ऑफ R2 माइनस 1 अपॉन ऑफ R1 इंटू 1 अपॉन ऑफ R माइनस 1 अपॉन ऑफ R1। तो ये जो प्रोफाइल है आप देखोगे कि आपको यहाँ पर पैराबोलिक, हाइपर पैराबोलिक जो प्रोफाइल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली कमेंट कर सकते हो। देखिए पूछा हमें सिर्फ सिलेंडर के लिए आता, लेकिन मैंने जो है तीनों की तीनों यहाँ पर जो है टेम्परेचर प्रोफाइल यहाँ पर इक्वेशन के साथ लिख दिए, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम अगर स्लेब या स्पेयर के लिए भी क्वेश्चन आप पूछा जाए तो आप आंसर करेक्ट कर पाओ। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल में पूछी गई थी, पहला ऑप्शन लिखा है एक्सपोनेंशियल इन द रेडियल डायरेक्शन। नहीं, एक्सपोनेंशियल नहीं होती है बेसिकली, लॉग आ रहा है बेसिकली उसमें, तो लॉगरिथमिक रहेगी। लीनियर इन द रेडियल डायरेक्शन, लीनियर नहीं रहती है, स्लेब में रहती है। पैराबोलिक इन द रेडियल डायरेक्शन, तो पैराबोलिक भी बेसिकली नहीं रहेगी, वो स्पेयर के लिए आप बोल सकते हो। लॉगरिथमिक इन द रेडियल डायरेक्शन, तो आप जैसे कि आर इसमें चेंज कर रहे हो ना, तो आर जब चेंज करोगे तो वहां पर मतलब आर जब चेंज करोगे तो आपका टेम्परेचर प्रोफाइल चेंज होगा इन लॉगरिथमिक। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन 4 बेसिकली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखिए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से अगर आपको याद हो तो ये थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है ना। थर्ड क्वेश्चन ऑन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट एक्सचेंजर से काफी क्वेश्चन पूछे गए और मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से भी काफी क्वेश्चन यहां पर पूछे गए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 68 जिसमें सिंपली पूछा है रेडिएशन अगर होगा वो आपको आंसर यहां पर करना है। तो आप इजीली बता सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है EMV उससे बेसिकली जो है आपका रेडिएशन होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन था। बाकी ऑप्शन भी आप जो है देख सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन मटेरियल, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन मटेरियल जो है वो यहाँ पर रेडिएशन में तो नहीं होता है। फेज चेंज जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। फ्लूइड मोशन जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। फ्लूइड मोशन की अगर हम बेसिकली देखिए बात करें तो कन्वेक्शन हो जाएगा। फेज चेंज, देखिए फेज चेंज जो हो रहा है ना, फेज चेंज फिनोमेना आपके कौन कौन से होते हैं,
एक तो कंडेंसेशन हो गया, एक आपका बॉइलिंग हो गया। ये आपके बेसिकली फेस चेंज फिनोमिना है, ना कि रेडिएशन बेसिकली। और यहाँ पर पहला ऑप्शन बेसिकली जो था वो हो गया डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द मटेरियल। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो रहता है कि एक रॉड को गर्म करे तो वो कंडक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, नो रेडिएशन एक बार हम देख लेते हैं। रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है उसमें आपका पहला चीज तो आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। हीट रेडिएशन हीट ट्रांसफर अकर्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सेकंड आप बोल सकते हो आपको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, विदाउट मीडियम ही होता है। ठीक है, वैक्यूम में भी बेसिकली आपका जो है रेडिएशन होता है। नो इसके बाद यहां पर हम एक लॉ भी डिफाइन करते हैं और वो लॉ हमारा रहता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बेसिकली। करेक्ट है। तो इस तरीके से आप इजीली जो है ये रिकॉल कर सकते हो रिलेटेड जो है चीजें बेसिकली पर्टिकुलर टॉपिक से, है ना। पर्टिकुलर कोई भी टाइम रहती है तो ट्राई करना ऑलवेज एलिमिनेट करके कि ओके ये वाला ऑप्शन मेरा क्यों नहीं है, डायरेक्ट आंसर जो करेक्ट है वही आपको नहीं देखना है, बाकी ऑप्शंस को भी आपको देखना है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। सो ये हमारा ओके कंप्लीट हो गया। हीट ट्रांसफर से आप देख सकते हो कोई भी बोर्ड लाइक डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया, सारे थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन में बोलूंगा, है ना। थ्योरेटिकल मीन कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है मास ट्रांसफर है। इससे भी अच्छा खासा वेटेज है, टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड हाईएस्ट वेटेज आप बोल सकते हो मास ट्रांसफर को, है ना। सो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर एक्चुअली फर्स्ट ही क्वेश्चन था इस पेपर में, जिस पेपर को मैं फॉलो बेसिकली कर रहा हूं। ठीक है, सो इसमें बेसिकली ये पहला क्वेश्चन था और ये पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया फिक्स लॉ से बेसिकली, है ना। तो आप देखिए अगेन स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन है, कैसे इसको आप कर सकते हो, आपको ट्राई करना चाहिए इस क्वेश्चन को बेसिकली। अगेन वही एक ही स्टेटमेंट आपको दी हुई है, 2 स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर लाइक दोनों करेक्ट है या फिर एक लाइक एक इनकरेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है, इस पर बेस्ड ये बेसिकली क्वेश्चन आपको पूछा गया है। एक तो जो पेपर में फॉलो कर रहा था उसमें बैक टू बैक जो है क्वेश्चन जो है मास ट्रांसफर से पूछे गए। तो अभी तक हमने हीट ट्रांसफर के सारे क्वेश्चन कर लिए, नाउ हम मास ट्रांसफर के जो क्वेश्चन है वो हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो देखिए फिक्स लॉ हम कैसे लिखते हैं। पहला स्टेटमेंट बेसिकली हमारा है फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द मास फ्लक्स ड्यू टू डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पहला स्टेटमेंट तो ये ओके। सेकंड स्टेटमेंट है फिक्स सेकंड लॉ, तो ओके दोनों ही लॉ पे इसने बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिया। फिक्स सेकंड लॉ डिस्क्राइब द चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। अगर आपने फिक्स लॉ पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पाओगे कि दोनों स्टेटमेंट मेरा जो है वो करेक्ट है। फिक्स फर्स्ट लॉ जो है फिक्स फर्स्ट लॉ जो है वो बेसिकली बताता है दैट द मास फ्लक्स ड्यू टू डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यही तो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो इसको फॉर्मूले की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, फिक्स फर्स्ट लॉ का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं बेसिकली J इज इक्वल टू माइनस डी इंटू डी सी अपॉन ऑफ dx। तो यही तो है प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, dc by dx इज योर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। सो फिक्स फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब द फ्लक्स ऑफ सब्सटेंस मास द फ्लक्स ऑफ, है ना, ये फ्लक्स हम डिफाइन कर रहे हैं ऑफ ए सब्सटेंस। फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फ्लक्स बेसिकली हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से, इज बीइंग प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। तो डी फिर उसमें क्या है डिफ्यूजिविटी का डी ए भी लिख सकते हो। तो डिफ्यूजिविटी बेसिकली आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है फिक्स फर्स्ट लॉ में, और डीसी अपॉन डीएक्स बेसिकली जो है वो आपका रहेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, सो वेयर जे इज द फ्लक्स, डी ए बी इज द ए टू बी में, मतलब डी ए बी मैंने लिख दिया तो लाइक डिफ्यूजिविटी फ्रॉम ए टू बी, है ना। डिफ्यूजन कोफिशिएंट आप इसे बोल सकते हो या फिर डिफ्यूजिविटी आप बोल सकते हो। ठीक है, और डीसी अपॉन डीएक्स जो है वो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया।
तो ये तो हो गया फिक्स फर्स्ट लॉ, दैट मीन आपका जो स्टेटमेंट ए है वो करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, सेकंड लॉ, फिक्स सेकंड लॉ। तो फिक्स सेकंड लॉ बेसिकली जो हमारा वो डिस्क्राइब करता है कि द चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। मतलब हम बेसिकली सेकंड लॉ कैसे लिखते हैं, देखिए, डेल सी अपॉन ऑफ डेल टी इज इक्वल टू डिफ्यूजिविटी डेल स्क्वायर सी अपॉन ऑफ डेल एक्स स्क्वायर, है ना। एक तरीके से आपने डिफरेंशिएट कर दिया बेसिकली इक्वेशन को, ठीक है। सो फिक्स सेकंड लॉ इज कंसर्न विद हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस ओवर द टाइम। तो ये जो टी बेसिकली टाइम आ गया ना यहाँ पर, तो ये टाइम की भी बात कर रहे हैं, है ना, और स्पेस की भी बेसिकली जो है बात कर रहा है, ठीक है। एक्स आ गया बेसिकली यहाँ पर, तो एक्स जो है ये स्पेस रहता है, ठीक है। तो सी यहां पर कंसंट्रेशन हो गया, एक्स इज द स्पेस और टी इज द बेसिकली टाइम। तो आप बोल सकते हो कि फिक्स सेकंड लॉ डिस्क्राइब द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। बेसिकली स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन इजीली आंसर कर सकते हो। फिक्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर जो है इजीली कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन जो बेसिकली आपको पूछा गया है डीह्यूमिडिफिकेशन पे पूछा गया है ना, एडजॉर्बेंट डीह्यूमिडिफिकेशन। सो एडजॉर्ब ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज एन एडजॉर्बेंट इन द डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो ये तो पता चल गया कि ये क्वेश्चन मेरा डीह्यूमिडिफिकेशन से है। तो यहां पर डीह्यूमिडिफिकेशन में एडजॉर्बेंट एक टाइम इसने यूज करी, तो सबसे पहले तो आपको एडजॉर्बेंट पता होना चाहिए, है ना। एडजॉर्बेंट बेसिकली क्या है, एडजॉर्बेंट बेसिकली देखिए क्या होता है, एक मीडियम होता है जिसकी हेल्प से आप अब्जॉर्ब करते हो आपका जो एडजॉर्बेंट स्पीसीज रहता है। लाइक पहले ओके मैं एडजॉर्बेंट से पहले मैं लिखता हूं एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट बेसिकली जो रहता है वो क्या होता है, आपका एक स्पीसीज है। लाइक मेरा मॉइस्चर हो गया, मॉइस्चर को मैं एडजॉर्बेट बोल सकता हूं, है ना। मतलब जिसको आपको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफरिंग स्पीसीज आप बोल सकते हो, जो है वो एडजॉर्बेट होता है ना। अब आप यूज कर रहे हो यहाँ पर एडजॉर्बेंट, तो एडजॉर्बेंट की हेल्प से आप क्या करते हो, एडजॉर्बेंट को बेसिकली रिमूव करते हो। लाइक मेरा एक रूम है, रूम में बेसिकली एयर प्रेजेंट है, तो एयर में मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, तो उस मॉइस्चर को आप बोलोगे बेसिकली एडजॉर्बेंट। अब उस मॉइस्चर को आपको रिमूव करना है रूम से, तो आप क्या करोगे, एडजॉर्बेंट यूज करते हो। अगर आपको याद हो, घर में बेसिकली जो है सिलिका जेल हम यूज करते हैं, सिलिका जेल की गोलियां बेसिकली आती है। तो वो सिलिका जेल बेसिकली क्या करता है, वो मॉइस्चर जो भी रूम में आपका मॉइस्चर होता है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो सिलिका जेल बेसिकली हम यूज करते हैं जनरली एडजॉर्बेंट के लिए, और इंडस्ट्रियल यूज बेसिकली काफी होता है सिलिका जेल का, है ना। दिस इज बेसिकली मीडियम, ये मीडियम है जो कि अब्जॉर्ब करेगा, मीडियम विच जो है बेसिकली अब्जॉर्ब करेगा एडजॉर्बेट को, है ना, विच इज मॉइस्चर बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे कि सिलिका जेल इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज एडजॉर्बेंट इन डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस इज द सिलिका जेल। नाउ इसके बाद देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बोल रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है विच इज बेसिकली बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है हम यूज नहीं करते हैं यहाँ पर मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के लिए। हाँ, इसको एसिड, किसी भी एसिड को जो है बेस हो गया तो इसको आप एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज कर सकते हो, है ना। तो कोई भी आपका बेस जो रहता है उसको आप यूज करते हो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। लाइक एसिड आपका HCl एसिड हो गया है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH, है ना, अलग अलग बेसिकली जो है बेस जो है उसको हम यूज करते हैं एसिड को न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो ये इनकरेक्ट आंसर हो गया। देन है कैल्शियम क्लोराइड बेसिकली। देन है उसके बाद एक्टिवेटेड कार्बन। देखिए एक्टिवेटेड कार्बन का भी इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। एक्टिवेटेड कार्बन जो बेसिकली रहता है वो अब्जॉर्ब करता है हाइड्रोकार्बन को, है ना। एक्टिवेटेड कार्बन जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, इज बेसिकली ऑर्गेनिक कंपोनेंट कंपाउंड, और ये यूज होता है हाइड्रोकार्बन को, है ना। HC में लिख रहा हूं, मतलब हाइड्रोकार्बन अब्जॉर्प्शन के लिए बेसिकली ये यूज होता है। अगर आपने इंडस्ट्री में कभी काम किया हो तो रिफाइनरी में अमाइन यूनिट रहती है, अमाइन में बेसिकली हाइड्रोकार्बन साथ में अगर आ जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम एक्टिवेटेड कार्बन यूज करते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन
फिल्टर बेसिकली रहता है जहां से आप अमाइन को ट्रांसफर करते हो और उसमें जो भी हाइड्रोकार्बन होता है वो एक्टिवेटेड कार्बन अब्जॉर्ब कर लेता है ना। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड है बेसिकली, ये भी हम यूज नहीं करते हैं इंडस्ट्रियली एब्जॉर्बेंट, मतलब मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए ह्यूमिडिफिकेशन में से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26। अगेन ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि एक दो आपको स्टेटमेंट दी हुई है और ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ मोमेंटम, द रोल ऑफ मोमेंटम इन द मास ट्रांसफर। तो मास ट्रांसफर का क्या रोल, सॉरी मोमेंटम का बेसिकली क्या रोल है इन मास ट्रांसफर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 26 है बेसिकली हमारा। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट ए दिया है इन मास ट्रांसफर मोमेंटम ट्रांसफर बिटवीन फ्लूइड लेयर इज प्राइमरली डिस्क्राइब्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी। पहला तो ये हो गया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो मास ट्रांसफर है उसमें मोमेंटम ट्रांसफर का क्या रोल है कि मोमेंटम ट्रांसफर बिटवीन द फ्लूइड लेयर इज प्राइमरली डिस्क्राइब बाय द कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मास ट्रांसफर में आप लाइक फ्लूइड मतलब कि जो है मोमेंटम ट्रांसफर की बात नहीं करते हो, बिल्कुल बेसिकली जो है फ्लूइड में अगर आप बात कर रहे हो जहां पर हीट ट्रांसफर भी होता है मास ट्रांसफर भी हो रहा है ना, तो बेसिकली आप फ्लूइड को लाइक डिफाइन कर रहे हो तो मोमेंटम ट्रांसफर जो होता है बिटवीन द फ्लूइड लेयर वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी। करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए द रेनॉल्ड नंबर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ओके, दैट कैरेक्टराइजेस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स। बिल्कुल सेपरेटली है दोनों टाइम, बट हाँ रेनॉल्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट है कि रेनॉल्ड नंबर जो आप लिखते हो विच इज बेसिकली रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स इन फ्लूइड फ्लो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सो दैट मींस बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आप थोड़ा रिलेट कैसे कर सकते हो, देखिए मोमेंटम ट्रांसफर को मास ट्रांसफर में शेरवुड नंबर हम डिफाइन करते हैं। शेरवुड नंबर इज बेसिकली 0.023 इंटू रेनॉल्ड नंबर पावर 0.8 इंटू स्किमिट नंबर पावर 0.3। ठीक है, अब ये जो स्किमिट नंबर है बेसिकली ये आप कैसे लिखते हो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन डिफ्यूजिविटी। सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, म्यू अपॉन ऑफ रो इंटू डिफ्यूजिविटी। ये बेसिकली हमने रिप्लेस कर दिया काइनेमेटिक विस्कोसिटी को। तो ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है दिस इज बेसिकली काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसमें बेसिकली आप देखोगे आपका जो टर्म है बेसिकली वो आ रहा है यहाँ पर विस्कोसिटी भी आ रहा है। पहला क्वेश्चन यही था बेसिकली, द मोमेंट, पहला स्टेटमेंट बेसिकली द मोमेंटम ट्रांसफर बिटवीन द फ्लूइड लेयर इज प्राइमरली डिस्क्राइब बाय द कंसेप्ट ऑफ द विस्कोसिटी। तो यहां से देखिए आपका आ गया कि इसमें विस्कोसिटी टर्म बेसिकली आता है। नो इसको आप देखिए रेनॉल्ड नंबर क्या हो जाएगा, रेनॉल्ड नंबर आर इज इक्वल टू रो वी डी बाई म्यू। देन इसके बाद में ये जो बेसिकली आपका शेरवुड नंबर है ये हो जाएगा केसी इंटू एल अपॉन ऑफ डिफ्यूजिविटी डी। तो ये कंप्लीट आप लिखो एक साथ इसको, तो ये हो जाएगा लाइक केसी इंटू एल अपॉन डिफ्यूजिविटी इज इक्वल टू 0.023 इंटू रेनॉल्ड नंबर रो वी डी अपॉन म्यू पावर 0.8 इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन डिफ्यूजिविटी। तो इस तरीके से बेसिकली जो है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी यहां पर आ गया है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हो मास ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर को, जिसमें कि आपने देखा कि लाइक रेनॉल्ड नंबर इंडिविजुअली इनिशियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स है और मास ट्रांसफर में मोमेंटम ट्रांसफर का रोल ये होता है कि बिटवीन फ्लूइड लेयर जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है उसको हम बेसिकली डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट बेसिकली, तो अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हो इसे वैसे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जनरली पेपर में हम बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन करते हैं, इतना टाइम हमें नहीं मिलता है कि आप बहुत आराम से सोच सोच के कर पाते हो, बहुत ही इमीडिएटली आपको वहां रेस्पॉन्ड करना होता है, तो कई बार कोई चीज मिस आउट कर देते हैं, इसलिए आपको गलती नहीं करना है, ऑलवेज क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ने की ट्राई करना है ना। ये तो चलो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जनरली इनमें भी गलतियां होती है, कभी क्वेश्चन में आपको नोट वगैरह गिवन होता है तो हम उसको करेक्ट पढ़ के पहला स्टेटमेंट भी अगर करेक्ट हो जाता है तो हम आंसर कराते हैं, बट कई बार क्या होता है कि नोट कौन सा करेक्ट नहीं है वो स्टेटमेंट पूछते हैं। यहाँ स्टेटमेंट को भी आपको केयरफुली पढ़ना है और कोरिलेट करना है ना। नो इसमें देखिए इंडिविजुअली है कि स्टेटमेंट ए और बी जो है दोनों करेक्ट है या नहीं है, या एक करेक्ट है, वो सारी चीज हमको देखना है। तो स्टेटमेंट ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वो स्टेज एफिशिएंसी है ना, मीन्स आप बोल सकते हो डिस्टिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। डिस्टिलेशन में हम बात करते हैं ट्रेस की, ऑब्जर्वेशन में भी करते हैं वैसे तो, बट जनरली आप डिस्टिलेशन कंसेप्ट में बोल सकते हो। स्टेज एफिशिएंसी की यहाँ पर बात कर रहा है ये इन द मास ट्रांसफर। तो मास ट्रांसफर में डिस्टिलेशन या ऑब्जर्वेशन में जहां पर हम बात करते हैं ट्रेस की,
पैकिंग की या ट्रेस की हम बात करें, वहीं पे हम स्टेज का जो एफिशिएंसी हम डिफाइन करते हैं। अब स्टेज की एफिशिएंसी आपकी लोकल एफिशिएंसी हो सकती है, ओवरऑल स्टेज एफिशिएंसी हो सकती है, मरफरी एफिशिएंसी बेसिकली हो सकती है। तो देखिए मरफरी, पहला स्टेटमेंट है द मरफरी स्टेज एफिशिएंसी इज द मेजर ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टेज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस। तो पहला बोला है कि मरफरी स्टेज एफिशिएंसी जो है वो क्या करता है, is a measure of the actual performance of a stage compared to the theoretical performance। theoretical तो देखिए आपने बता दिया कि ओके ओवरऑल कितना theoretically परफॉर्मेंस आ रहा है, बट मरफरी एफिशिएंसी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर स्टेज पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप उसकी एक्चुअल एफिशिएंसी बेसिकली कैलकुलेट करते हो, वो आपकी मरफरी एफिशिएंसी होती है। ओवरऑल स्टेज एफिशिएंसी जो है वो ऑलवेज हाइयर देन द मरफरी एफिशिएंसी, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। आपने देखिए क्वेश्चन मरफरी एफिशिएंसी से बहुत बार पूछा जाता है, इवन गेट में पूछा गया है, पीएसयूज में के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पूछते हैं कि कौन सी एफिशिएंसी लाइक 100% से ज्यादा हो सकती है ना, मतलब 1 से ज्यादा हो सकती है परसेंटेज में 100 से, तो वो होती है मरफरी एफिशिएंसी। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी मरफरी एफिशिएंसी वो 100 से ज्यादा हो सकती है, बट ओवरऑल एफिशिएंसी कभी नहीं होगी, बिकॉज एफिशिएंसी आप कैसे डिफाइन करते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। सो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि आपका मरफरी एफिशिएंसी जो होता है बेसिकली वो एक्चुअल एफिशिएंसी होता है। मरफरी स्टेज एफिशिएंसी बेसिकली क्या मेजर करता है, इट मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टेज, करेक्ट है। नाउ सेकेंड हम डिफाइन कर रहे हैं यहां पर ओवरऑल स्टेज एफिशिएंसी, ठीक है। सो अगर हम एफिशिएंसी की बेसिकली बात करें तो एफिशिएंसी क्या होता है, ओवरऑल स्टेज एफिशिएंसी है ना। ओवरऑल एफिशिएंसी बेसिकली होता है नंबर ऑफ थ्योरेटिकल ट्रेस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एक्चुअल ट्रेस। तो देखिए थ्योरेटिकली तो कभी अचीव होना पॉसिबल नहीं होता है ना, आपके लॉसेस वगैरह भी रहते हैं, तो एक्चुअली आपने सिस्टम में कैलकुलेट किया होगा थ्योरेटिकल नंबर ऑफ ट्रेस जो इतनी आ रही है बेसिकली, है ना। मेकअप मतलब मेथड वगैरह से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो, बट ओवरऑल स्टेज एफिशिएंसी जो है वो आपकी बेसिकली ऑलवेज लाइक लेस देन रहेगी 1, बिकॉज नंबर ऑफ एक्चुअल ट्रेस आपको ऑलवेज ज्यादा रिक्वायर्ड होती है कंपेयर टू द थ्योरेटिकल स्टेज। तो उस केस में आप बोलोगे कि ओके मेरा जो मरफरी एफिशिएंसी रहेगा, मरफरी स्टेज एफिशिएंसी वो मेरा या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल भी हो सकता है टू ओवरऑल स्टेज एफिशिएंसी। तो यहां पर इसके साथ ही आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं, है ना, जो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं कि लाइक मरफरी एफिशिएंसी आपका जो है ग्रेटर देन 100 हो सकता है। मरफरी एफिशिएंसी है ना, नीटा एफ से आप इसे लिख सकते हो, नीटा से बेसिकली हम डिफाइन कर सकते हैं, नीटा एम हो गया तो मरफरी एफिशिएंसी विच इज ग्रेटर देन 100%, पॉसिबल है ना, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल और ग्रेटर देन 100% है। और सेकंड आप इसको, ये जो सेकंड पॉइंट हो गया ये तो एक्चुअली पार्ट ही हमारा इसका है ना, कि मरफरी एफिशिएंसी जो है ओवरऑल स्टेज एफिशिएंसी से ग्रेटर देन और 0 होगा बेसिकली। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया कि मरफरी एफिशिएंसी जो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होता है स्टेज का उसको बेसिकली कंपेयर करता है विद द थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस। सेकंड द ओवरऑल स्टेज एफिशिएंसी इज ऑलवेज हायर देन द मरफरी, बिकॉज एक्चुअल परफॉर्मेंस उसकी कैलकुलेट करेगा तो आप उसे कंपेयर कर सकते हो ना थ्योरेटिकल से। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट है। सेकंड द ओवरऑल स्टेज एफिशिएंसी इज ऑलवेज हायर, ये तो इनकरेक्ट हो गया ना, मरफरी एफिशिएंसी मेरा हायर हो सकता है ना कि मेरा ओवरऑल स्टेज एफिशिएंसी। तो ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सो ऑप्शन ए हो गया इसका, ओनली स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्राइंग। तो ड्राइंग पे बेसिक क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑपरेशन इज करेक्ट। अगेन इसमें भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट ए और बी, आपको करेक्ट आंसर देखना है। सो ये है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 49। तो ड्राइंग का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। तो देखिए ड्राइंग कर्व हम बेसिकली ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। यहां पर ड्राइंग कर्व जो बेसिकली आपका रहता है रेट और एक्स में हम बेसिकली ड्रॉ करते हैं, और बेसिकली यहां पर आप देखोगे कि फॉलिंग रेट पीरियड और कांस्टेंट रेट पीरियड की हम बात करते हैं ड्राइंग में, है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको इस कर्व से भी बेसिकली पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आपकी जो है कंसंट्रेशन, ओके कंसंट्रेशन बेसिकली यहाँ पर आएगी। तो ये बेसिकली जो पीरियड होता है आपका, ये होता है कांस्टेंट रेट पीरियड, है ना, कांस्टेंट रेट पीरियड। यहाँ पर हम बात करते हैं बेसिकली हीट ट्रांसफर की, ठीक है। ये जो पोर्शन है आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, ये आपका होता है फॉलिंग रेट पीरियड, जहाँ पे हम मास ट्रांसफर की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा फॉलिंग रेट पीरियड। तो देखिए यहां पर कहीं आपकी इनिशियली कंसंट्रेशन कहां से स्टार्ट करते हो आप, इस पॉइंट से, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपकी लाइक यहां पर क्रिटिकल कंसंट्रेशन आती है, जहां से आपका कांस्टेंट से फॉलिंग रेट पीरियड स्टार्ट होता है ना। देन इसके बाद समवेयर कहीं आपकी फाइनल कंसंट्रेशन होगी, लाइक मैं यहाँ पर जीरो डिफाइन कर रहा हूँ, तो जीरो से थोड़ी सी कहीं ज्यादा आपकी फाइनल, जीरो भी हो सकती है नो डाउट, है ना। सो यहाँ पर देखिए फाइनल कंसंट्रेशन हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन से ज्यादा आपका क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, क्रिटिकल से ज्यादा बेसिकली आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर कांस्टेंट रेट पीरियड हो गया, फॉलिंग रेट पीरियड हो गया। ना यहां पर आप लिख भी सकते हो, क्योंकि मेरा एक्साइज जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, दीज आर बेसिकली कंसंट्रेशंस, इनिशियल कंसंट्रेशन, एक्स इज द क्रिटिकल, देन एक्सएफ इज द फाइनल कंसंट्रेशन, है ना। सो बेसिकली हम सबसे पहले देख रहे हैं कांस्टेंट रेट पीरियड, कांस्टेंट रेट पीरियड। तो पहले हम कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं ड्राइंग का, जिसके बाद हम इजीली आंसर जो है इस क्वेश्चन का कर पाएंगे, स्टेटमेंट ए और बी को हम लाइक करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो देख पाएंगे। सो कांस्टेंट रेट पीरियड, ये वाला पोर्शन जो इसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, सो कांस्टेंट रेट पीरियड में बेसिकली क्या होता है, जो रेट होता है बेसिकली वो लिमिटेड रहता है ना। रेट जो है वो लिमिटेड रहता है बाय द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। इनिशियली आपकी जो है कांस्टेंट रेट पीरियड होता है, देन इसके बाद आपका फॉलिंग रेट पीरियड आता है। फॉलिंग रेट पीरियड, फॉलिंग रेट पीरियड में हम बोलते हैं रेट जो है वो कंट्रोल होती है, बिकॉज मास ट्रांसफर मैंने यहां लिख दिया ना, मास यहां पर मैंने हीट ट्रांसफर लिखा, तो मास ट्रांसफर में आपका डिफ्यूजन आ जाता है, तो डिफ्यूजन बेसिकली रेट कंट्रोल लिंग स्टेप हो जाता है। तो रेट कंट्रोल बाय डिफ्यूजन, diffusion of moisture within the material, within the material। सो आप ये बोल सकते हो कि मेरा जो ड्राइंग बेसिकली फिनोमिना है, ठीक है, ड्राइंग इज बेसिकली, ड्राइंग इज ए हीट ट्रांसफर फिनोमिना एज वेल एज ऑल्सो इट इज मास ट्रांसफर फिनोमिना, मास ट्रांसफर फिनोमिना। सो ड्राइंग का जो फिनोमिना है वहां पर आपका बोलोगे कि हीट ट्रांसफर भी होता है और मास ट्रांसफर भी होता है। नाउ बैक टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें पहले स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट ए, इन द कांस्टेंट रेट पीरियड ऑफ ड्राइंग, इन द कांस्टेंट रेट पीरियड ऑफ ड्राइंग द रेट ऑफ मॉइस्चर रिमूवल इज लिमिटेड बाय द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द मटेरियल बीइंग ड्राइड। तो बिल्कुल मेरा करेक्ट है, देख सकते हो आप यहाँ पर, ये जो हीट ट्रांसफर होता है आपका लाइक कांस्टेंट रेट पीरियड जहां पर रहता है, तो स्टेटमेंट ए इज बेसिकली क्लियर, मतलब करेक्ट। तो स्टेटमेंट बी, व्हाट इज द स्टेटमेंट बी? स्टेटमेंट बी इज ड्यूरिंग द फॉलोइंग रेट पीरियड ऑफ ड्राइंग द रेट ऑफ मॉइस्चर रिमूवल इज प्राइमरीली कंट्रोल्ड बाय द डिफ्यूजन ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम विद इन द मटेरियल टू इट्स सरफेस। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग रेट पीरियड मेरा जो रहता है वहां पर मास ट्रांसफर बेसिकली मेरा रेट कंट्रोल होता है, मतलब डिफ्यूजन बेसिकली। सो ये भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो ये अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसे, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। In a binary mixture, the diffusion coefficient in a binary mixture, the diffusion coefficient of component A and B is affected। तो ये binary mixture बेसिकली इसने दिया है, ओके, लिक्विड है या गैस है वो चीज इसने नहीं बोला, तो गैस जनरली हम कंसिडर करेंगे, है ना। इन द बाइनरी गैस मिक्सचर द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ कंपोनेंट, है ना, ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी बेसिकली। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा है बेसिकली 50। तो देखिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। आप गैस और लिक्विड दोनों के लिए फॉर्मूला लिख सकते हो कि बाइनरी गैस मिक्सर अगर है तो डिफ्यूजिविटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, डिफ्यूजिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पावर 1.5 अपॉन प्रेशर इनटू 1 अपॉन ऑफ एम। बाइनरी मिक्सर है इसलिए डिफ्यूजिविटी का ये फॉर्मूला आता है 1 अपॉन ऑफ एम ए प्लस 1 अपॉन ऑफ बी एम बी। देन अगर आप लिक्विड के लिए लिखोगे तो लिक्विड के लिए डिफ्यूजिविटी जो है वो डायरेक्टली हो जाएगा टेम्परेचर अपॉन ऑफ विस्कोसिटी।
ठीक है, तो ये हो गया आपके बेसिकली गैस और लिक्विड के लिए डिफ्यूजिविटी का फॉर्मूला। नाउ अब देखिए ऑप्शन कि डिफ्यूजिविटी कोएफिशिएंट ऑफ ए कंपोनेंट ए एंड बी इज अफेक्टेड बाय, इसमें पहला ऑप्शन है ओनली टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर है। सेकंड ऑप्शन है टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर भी है प्रेशर भी है। तो आई थॉट गैस के लिए आप आंसर जिस हिसाब से चूज किया वो गैस के लिए बेसिकली हो गया कि प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों पे डिपेंड कर रहा है। सो ये जो क्वेश्चन में रहना चाहिए, इन अ गैस मिक्सचर, इन अ बाइनरी गैस मिक्सचर द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, दोनों फॉर्मूले में नहीं है। देन इसके बाद ओनली प्रेशर, ठीक है, ओनली प्रेशर से तो बेटर है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ओनली टेम्परेचर से बेटर हो गया अगेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। सो द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the mass transfer between the two fluid, intimate contact, what assumption is commonly made about the interface? तो interface पे क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है। तो मास ट्रांसफर में मतलब जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इंटरफेस की बेसिकली बात करते हैं ना, बाउंड्री लेयर थ्योरीज वगैरह जब पढ़ते हैं हम, ठीक है। सो इंटरफेस ये है क्वेश्चन नंबर 51 हमारे सब्जेक्ट का, मतलब इस पेपर का बेसिकली, ठीक है। और इस टोटल मास ट्रांसफर में हम बोल सकते हैं कि टोटल 9 क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए हैं। आई थॉट ये 8th नंबर का क्वेश्चन होगा। ओके, 7th नंबर ये क्वेश्चन हम जो है मास ट्रांसफर का डिस्कस कर रहे हैं। तो इन द मास ट्रांसफर बिटवीन टू फ्लूइड इज द इंटीमेट कॉन्टेक्ट। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में मास ट्रांसफर की हम बात करें बिटवीन द टू फ्लूइड, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात आएगी, है ना। बिकॉज मास ट्रांसफर जो इंटरफेस की हम बात करते हैं वहां पर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। मास ट्रांसफर बिटवीन द टू फ्लूइड से हो रहा है, तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम रिलेशन लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम रिलेशन जो रहता है वो रहेगा y इज इक्वल टू एम एक्स होता है। अभी m और x मतलब इसमें y और x जो है वो चेंज होता जाता है ना, इंटरफेस मास ट्रांसफर के अकॉर्डिंग। इंटरफेस मास ट्रांसफर जिसमें हम बोलते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है अक्रॉस इंटरफेस, ठीक है, अक्रॉस इंटरफेस। तो यहां पर मैं तीनों कंडीशन लिख देता हूं कि लाइक मेरा अगर मैं XAI लिखूं, ओके XAI की हम अगर बात करें बेसिकली इंटरफेस मास ट्रांसफर पे, तो XAI तो बेसिकली कहां पर हो गया, इंटरफेस पे कंसंट्रेशन हो गया। तो इसके साथ बेसिकली इक्विलिब्रियम में कौन रहेगा, YAI, ठीक है। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर बल्क कंसंट्रेशन की, बल्क कंसंट्रेशन को इस तरीके से लिखेंगे XAL। तो बल्क कंसंट्रेशन में बेसिकली जब XM XAL लिखूं तो इसके साथ बेसिकली YA स्टार वाली कंसंट्रेशन आती है इक्विलिब्रियम में। और अगर हम YAG की हम बात करें गैस साइड में बेसिकली बल्क कंसंट्रेशन, ये भी बल्क कंसंट्रेशन है, ये भी बल्क कंसंट्रेशन है। दिस इज फॉर लिक्विड साइड, दिस इज फॉर गैस साइड बेसिकली, है ना। तो यहां पर आ जाएगा गैस साइड की बेसिकली मेरी कंसंट्रेशन इक्वल टू M इंटू XA स्टार, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हम ये कंसंट्रेशन लिखते हैं। दैट मींस देयर इज इक्विलिब्रियम अक्रॉस द इंटरफेस। तो ये ऑप्शन मेरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd। देखिए पहला ऑप्शन लिखा है देयर इज नो मास ट्रांसफर अक्रॉस द इंटरफेस, बिल्कुल इनकरेक्ट है ये। द इंटरफेस क्रिएट ए थर्मल बैरियर, थर्मल बैरियर क्रिएट नहीं करता है, वहां पर आपका मास ट्रांसफर होता है बेसिकली, है ना। देन द इंटरफेस कंटेंस सिग्निफिकेंट, नहीं सिग्निफिकेंट मास बिल्कुल कंटेन नहीं करता। आपका जो मास रहता है या तो वो बल्क गैस साइड में रहेगा या बल्क लिक्विड साइड में रहेगा। इंटरफेस एक इमेजनरी इंटरफेस हम कंसीडर करते हैं, उसमें बहुत सारा ऐसा नहीं है कि मैं पोर्शन जो है कवर कर लेता हूँ, बहुत सारा मास जो है कंसीडर कर लेता हूँ, है ना। एक इमेजनरी मेरा एक लेयर होता है जहां पर हम XAI स्टार जो है बेसिकली डिफाइन करते हैं, मतलब सॉरी YAI और XAI इंटरफेस कंसंट्रेशन जो है वो डिफाइन करते हैं वहां पर, ठीक है। ये अच्छे से हम मास ट्रांसफर सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीज जो है इंटरफेस मास ट्रांसफर हम पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर तो इजी, अदरवाइज तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 मास ट्रांसफर का। बेसिकली जो है इसमें अगेन ये अब्जॉर्प्शन से आप बोल सकते हो, अब्जॉर्प्शन पैकिंग और एंड मतलब जहां पर हम बात करते हैं HTU और NTU की बेसिकली, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द HTU, व्हाट इज द HTU, HTU इज द हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट, एंड व्हाट इज NTU, NTU इज द नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, है ना। कंसेप्ट इन द मास ट्रांसफर, तो अगेन दो स्टेटमेंट दिए, कौन सा करेक्ट है इसमें वो हमें देखना है। तो स्टेटमेंट ए क्या है, the height of transfer unit is the measure of the height required for one transfer unit of mass to be transferred between phases। तो अगर आपको पता हो तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये करेक्ट कैसे, देखिए हम बेसिकली एक कॉलम के लिए, मेरा एक कॉलम है बेसिकली, वहां पर मैं उसका हाइट बेसिकली डिफाइन करता हूं, है ना। तो उसका बेसिकली मैं जो HTU डिफाइन कर रहा हूं, लाइक एक बार मैंने जितना वॉल्यूम इसमें लिया, है ना, उसको ट्रांसफर करने के लिए बेसिकली
है ना, उसमें जो भी हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर हो रहा है उसको हो जाने के लिए मेरे को जितना मतलब कंप्लीट वो प्रोसेस हो जाए, मतलब केमिकल रिएक्शन की टाइम में बात करूं तो कंप्लीट वो मेरा प्रोसेस हो जाए, जो मैं एक पर्टिकुलर मतलब अमाउंट जो मैं ले रहा हूँ, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट जिसे हम बोलते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को कंप्लीटली प्रोसेस करने के लिए मेरा जो हाइट रिक्वायर्ड होता है, अब ये पैकिंग से रिलेटेड रहता है, जो मैं पैकिंग यहाँ पर यूज कर रहा हूँ इन पैक्ड बेड, है ना। तो ये पैक्ड बेड का लाइक अगर मेरा पैकिंग का क्वालिटी खराब है तो मेरा एचक्यू का जो है वो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, है ना। या फिर आप बोलोगे कि वो कंप्लीट एनटीयू को प्रोसेस नहीं कर पाएगा जो आपका कंप्लीट यूनिट है बेसिकली, है ना। तो इस तरीके से हम बेसिकली डिफाइन करते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि द हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट जो है विच इज बेसिकली ए मेजर ऑफ द हाइट रिक्वायर्ड फॉर वन ट्रांसफर यूनिट ऑफ मास टू बी ट्रांसफर बिटवीन फेसेस, ठीक है। नाउ द सेकंड इज मतलब अल्टीमेटली वहां पर मास ट्रांसफर हीट ट्रांसफर हो रहा है, तभी तो आपका एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर होगा ना, आपका जो कंपोनेंट रहेगा ना। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज द नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट रिप्रेजेंट द एफिशिएंसी ऑफ द mass transfer process and is defined as the ratio of the actual mass transfer to the maximum possible mass transfer। नहीं, हम एनटीयू की हेल्प से बेसिकली डिफाइन नहीं करते हैं कि मेरा पैकिंग का बेसिकली लाइक एफिशिएंट कैसा है। अभी मैंने एचटीयू के टाइम पे कंपेयर किया ना, अगर एचटीयू की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, अगर मेरा पैकिंग अच्छा नहीं है, अगर पैकिंग अच्छा है तो मेरा एचटीयू का रिक्वायरमेंट कम रहेगा उसमें, है ना। तो ये चीज मेरा हो गया बेसिकली, तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट बेसिकली होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये था 53, ठीक है। इसका आंसर आप कर सकते हो ऑप्शन, दैट मींस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड बेसिकली, है ना। एनटीयू बेसिकली हम कैसे लिखते हैं, एनटीयू मतलब एचटीयू तो हो गया मेरा मास ट्रांसफर की डिफिकल्टी को बताता है, जैसे मैंने यहाँ पर पैकिंग से दिखाया ना, एचटीयू जो मेरा है वो मेरा मास मतलब ज्यादा है तो मेरा वहां पर मास ट्रांसफर क्या हो रहा होगा, टफ हो रहा होगा, मास ट्रांसफर वहां पर मैं बोल सकता हूँ डिफिकल्ट है। या फिर एचटीयू मेरा कम है तो मेरा मास ट्रांसफर डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। या फिर मेरा पैकिंग मेरा एफिशिएंट है बेसिकली, है ना। सो ये जो एनटीयू है वो मैक्सिमम जो मेरा ट्रांसफर मतलब कि मैक्सिमम जो एफिशिएंसी आप बोल सकते हो, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफर प्रोसेस जो है उससे बेसिकली कोरिलेट नहीं होता है। इन्होंने बोला है देखिए नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल मास ट्रांसफर टू द मैक्सिमम पॉसिबल मास ट्रांसफर। ऐसा नहीं है, ये बेसिकली हाइट ऑफ कॉलम लाइक डिवाइडेड बाय एनटीयू आप कर सकते हो एक तरीके से। सो ऑप्शन बी इज स्टेटमेंट बी इज द इनकरेक्ट, ओनली स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट, ठीक है। सो ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थॉट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मास ट्रांसफर। सो क्वेश्चन नंबर 67 हमारे इस पेपर का, ड्यूरिंग द ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस द एडिशन ऑफ मॉइस्चर टू एयर इज टाइपिकली अचीव्ड बाय। तो यहाँ पर अगेन देखिए पहले ह्यूमिडिफिकेशन क्वेश्चन पूछा गया था, अभी इन्होंने ह्यूमिडिफिकेशन क्वेश्चन पूछ लिया। इन द ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस द एडिशन ऑफ मॉइस्चर टू एयर इज टाइपिकली अचीव्ड। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। देखिए ह्यूमिडिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम एडिशन करते हैं किसका, मॉइस्चर का, किसमें बेसिकली एयर में, एडिशन ऑफ मॉइस्चर इन एयर, मॉइस्चर इन एयर बेसिकली। डीह्यूमिडिफिकेशन इसका अपोजिट हो जाएगा, डीह्यूमिडिफिकेशन में हम क्या करते हैं, एयर को रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर बेसिकली, करेक्ट है। सो यहां पर अब देखिए ऑप्शन आप डायरेक्टली देख सकते हो, पहला ऑप्शन जो है इसने लिखा है यूज ए डेसिशिएंट मटेरियल। तो ह्यूमिडिफिकेशन के लिए आप इस तरीके का कोई मटेरियल यूज नहीं करते हो, है ना, एक फिनोमेना बेसिकली रहता है। तो ह्यूमिडिफिकेशन में लाइक कोई पर्टिकुलर मटेरियल की हेल्प से तो आप मतलब यूज इंक्रीज नहीं करते हो। ऐसा होता है कि लाइक एयर को आप बेसिकली ट्रांसफर करते हो, लाइक आपने वाटर के पास से ट्रांसफर किया तो उसका मॉइस्चर बेसिकली इंक्रीज हो सकता है ना, ठंडा कर रहे हो गर्म कर रहे हो, वो सारी चीजें होती है। लाइक ऑप्शन देखिए सेकंड, कूलिंग द एयर बिलो इट्स ड्यू पॉइंट। तो बिलो ड्यू पॉइंट करने से तो बेसिकली आपको ह्यूमिडिटी बढ़ेगा नहीं बेसिकली। थर्ड ऑप्शन देखिए, पासिंग द एयर थ्रू ए वाटर स्प्रे। वाटर स्प्रे मतलब कहीं पे बेसिकली आपका वाटर है वहां स्प्रे हो रहा है, अगर उसके पास से आप बेसिकली आपका जो एयर है उसे आप पास करोगे, है ना, लाइक मैं बोलूंगा कि मेरा ड्राई एयर है या कम मॉइस्चर है उसमें, तो उस केस में क्या होगा बेसिकली मेरा जो मॉइस्चर कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। मॉइस्चर जब ये पास होगा बेसिकली यहाँ पर जो वाटर स्प्रे हो रहा है उससे, तो इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है एयर का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट मींस करेक्ट आंसर इज द पासिंग द एयर थ्रू ए वाटर स्प्रे। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, हीटिंग द एयर विदाउट एडिंग मॉइस्चर। भाई आप मॉइस्चर ऐड भी नहीं कर रहे हो और हीट कर रहे हो उसे, तो कैसे बेसिकली उसका ह्यूमिडिफिकेशन होगा, है ना, उसमें मॉइस्चर तो इंक्रीज नहीं होगा ना।
सो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, पासिंग द एयर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी इसका आंसर कर सकता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कि मैं किस तरीके से, इसमें आप एलिमिनेट भी नहीं करो, बस करेक्ट आंसर चूज कर लो, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड बेसिकली। नाउ अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन बेसिकली। इसका भी अच्छा खासा वेटेज है, टोटल 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग से। सो पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिंगल पैरामीटर मॉडल। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। तो सिंगल पैरामीटर बेस्ड ये क्वेश्चन, मॉडल पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सिंगल पैरामीटर मॉडल। सिंगल पैरामीटर मॉडल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है, इट रिक्वायर द एक्सटेंसिव। अब देखिए आपको सिंगल पैरामीटर मॉडल के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे इस क्वेश्चन का। सिंगल पैरामीटर मॉडल, देखिए ये जो मॉडल होते हैं सिंगल पैरामीटर जो मॉडल्स है सेकंड, मतलब बेसिकली हम ये क्यों यूज करते हैं, आपके पास जब बहुत सारे पैरामीटर, मतलब बहुत सारे जब आपके पास अननोन्स होते हैं तो उनको आप कम करने के लिए, या फिर दो डिफरेंट मैकेनिज्म आपके पास है लाइक हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर, है ना, उनको एक साथ ऐसा डिफाइन करके एक आप नंबर डिफाइन कर दोगे, है ना। तो बेसिकली आप क्या करते हो, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बोलूँ तो थीले मॉडुलस हम पढ़ते हैं, तो थीले मॉडुलस बेसिकली क्या करता है, वहां पर सरफेस फिनोमिना भी होता है, मास ट्रांसफर, मतलब केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का सरफेस फिनोमिना होता है, मास ट्रांसफर भी होता है। तो आप क्या करते हो, थीले मॉडुलस में कंबाइन कर दे रहे हो सरफेस फिनोमिना और मास ट्रांसफर फिनोमिना, और एक पर्टिकुलर जो है एक आपने पैरामीटर डिफाइन किया। सो वो सिंगल पैरामीटर, मतलब ये जो मॉडल्स होते हैं बेसिकली आप बोलोगे सिंपली कंबाइन करते हो डिफरेंट फिनोमिना को इन ए सिंगल फॉर्म, है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स डिफरेंट फिनोमिना, मतलब कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को आप क्या कर रहे हो, सिंगल पैरामीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हो ना। कॉम्प्लेक्स फिनोमिनाज आपके पास है, उसे आप सिंगल पैरामीटर में कन्वर्ट करते हो। एग्जाम्पल मैंने बोल दिया थीले मॉडुलस हो गया, है ना। तो अब इस बेसिकली मॉडल का बेसिकली बेनिफिट क्या होता है, ये सिंपल होता है, एक तो सिंप्लिसिटी इन मॉडल, ठीक है। इसके आप अजम्पशंस बोल सकते हो, ये हम यहां पर इसके अजम्पशंस की बात कर रहे हैं सिंगल पैरामीटर मॉडल्स की, कि सिंपल होता है ये मॉडल, ठीक है। क्विकली बेसिकली जो है क्विक अप्रोक्सीमेशन, सिंपल है तो क्विक अप्रोक्सीमेशन रहेगा इसमें। मतलब कि क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये जो सिंगल पैरामीटर्स मॉडल, इनको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, एम्पिरिकल मॉडल्स, है ना, जहां पर आपको लिमिटेड डाटा चाहिए होता है। लिमिटेड डाटा अगर आपके पास है तो भी आप डिफाइन कर पाते हो, है ना। बाकी चीज आप बोल सकते हो कि अजम्पशन मान रहे हो जो भी है ना। तो दीज आर बेसिकली एम्पेरिकल मॉडल्स जहां पर आपको लिमिटेड डाटा की जरूरत होती है। नाउ अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटल, है ना, इट रिक्वायर द एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट की जरूरत आपको नहीं रहती, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन आप तभी कर पाते हो जब आपके पास कम डाटा है बेसिकली, अदरवाइज आपको प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटल डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। सेकंड ऑप्शन, इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर क्विक अप्रोक्सीमेशन ऑफ रिएक्टर परफॉर्मेंस। तो रिएक्टर परफॉर्मेंस की आपको क्विकली देगा, बिकॉज ये सिंपल मॉडल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है, क्विकली ये जो है रेस्पॉन्ड करेगा, है ना। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ थर्ड एंड फोर्थ भी देख लेते हैं, इट प्रोवाइड द डिटेल मैकेनिज्म। ये नहीं देगा आपको रिएक्शन पाथ का, बिकॉज रिएक्शन पाथ का डिटेल अगर आपको मैकेनिज्म समझना है तो वहां पर आपको काइनेटिक्स में घुसना पड़ेगा फिर, है ना। काइनेटिक्स भी आपको जो है पता होनी चाहिए फिर, ठीक है। नाउ इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इट इनकॉर्पोरेट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सप्लिसिटी इन इट्स फॉर्मुलेशन। नहीं, टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ तो हम कोरिलेट नहीं करते हैं बेसिकली इसको, कि इट इनकॉर्पोरेट कर रहा है इफेक्ट ऑफ द प्रेशर है, बिकॉज सारी चीजें नहीं बता पाता है ना, सिंपल रहता है तो आपको एक आइडिया दे देता है एक परफॉर्मेंस बेसिकली रिएक्टर का, है ना, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्लग फ्लो रिएक्टर, इसमें पूछा है कि एक आइडियल प्लग फ्लो रिएक्टर है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक प्लग फ्लो रिएक्टर है, उस रिएक्टर में बेसिकली रिएक्टेंट जो रहेगा उसकी कंसंट्रेशन कैसे वेरी करेगी, बढ़ेगी, कम होगी, है ना, या कांस्टेंट रहेगी, वो चीज हमें कमेंट करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है भी, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे इस पेपर का। देखिए आप इसमें सिंपली क्या कर सकते हो, प्लग फ्लो रिएक्टर ड्रॉ कर सकते हो। ये मेरा एक लाइक रिएक्टर है, ठीक है, ऐसा तो नहीं रेक्टेंगल फॉर्म में रहता है, बट मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया है ना। देखिए आपके पास लाइक मैं बोलूं कि कोई एक ए से बी रिएक्शन हो रही है, मतलब इस रिएक्टर में एक रिएक्टर है ये, यहां पर ए से बी रिएक्शन हो रही है, मतलब क्या हो रहा है कि ए मेरा रिएक्टेंट है, बी मेरा प्रोडक्ट है। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, रिएक्शन होगी तो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट जो आपका कम हो रहा है बेसिकली, है ना।
तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ए की कंसंट्रेशन है, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ओवर द टाइम, इस लेंथ में आप लाइक आपका एक्स इक्वल टू 0 है, ये एक्स इक्वल टू टोटल लेंथ है इस रिएक्टर की। तो यहाँ पर जब आप वेरी करोगे तो ओवर द टाइम, या बोल सकते हो ओवर द लेंथ, आप क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन जो है ए की वो रिड्यूस होने वाली है ना, अलोंग द लेंथ। कंसंट्रेशन ऑफ ए विल रिड्यूस अलोंग द लेंथ बेसिकली। तो आप बिकॉज क्यों कम हो रही है, बिकॉज ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, डिक्रीज होती है, जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी अलोंग द लेंथ ऑफ द रिएक्टर। तो सिंपल क्वेश्चन था। इंक्रीज अलोंग द लेंथ, बिल्कुल इंक्रीज नहीं होगी। इन द इज द सेम एज द कंटिन्यूअस स्टर टैंक रिएक्टर, सीएसटीआर में देखिए सेम रहती है, बिकॉज उसमें इनिशियली जितनी कम होती हो जाती है, उसके बाद कांस्टेंट रहती है कंप्लीट टाइम के लिए, है ना। तो वैसा नहीं होता, ये सीएसटीआर के लिए है ओनली। और स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी ये भी। देन द रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द, रिमेन थ्रू आउट द कांस्टेंट नहीं रहेगी, है ना, जितना है फिर तो आपका कोई कन्वर्जन ही नहीं हो रहा उसमें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ये अगेन बेसिकली इसी टाइप का क्वेश्चन है, रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिकली हम बात करते हैं, आरटीडी मतलब इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, हेटेरोजेनियस स्टेप्स वगैरह के लिए। तो देखिए मतलब नॉट फॉर हेटेरोजेनियस, बेसिकली नॉन आइडियल मॉडल के लिए हम डिस्कस करते हैं, है ना, नॉन आइडियल, है ना। जब आपका लाइक सिस्टम नॉन आइडियल है, मतलब आइडियल में तो क्या आप काइनेटिक्स वगैरह डिफाइन कर देते हो, इजीली आप चीजें फाइंड कर सकते हो। नॉन आइडियलिटी में बेसिकली हम ये आरटीडी वगैरह की बात करते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आरटीडी इन ए रिएक्टर नॉट ट्रू। तो ये ऑलवेज आपको केयर करना है कि ओके स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन पूछा है आरटीडी कैन प्रोवाइड इनसाइट इनटू द फ्लो पैटर्न विद इन ए रिएक्टर। तो देखिए रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली, तो आपको सबसे पहले तो आरटीडी का पता होना चाहिए कि आरटीडी बेसिकली क्या होता है। रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मतलब आपके लिए एक रिएक्टर है, बिकॉज नॉन आइडियल रिएक्टर है, तो वहां पर आपको सारी चीजें पता नहीं होती कि उसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको हर एक, मैं बोलूंगा कि हर एक पार्टिकल का आपको जो है मतलब अंदर में क्या हो रहा है, फ्लो पैटर्न वगैरह पता नहीं होता है। आप क्या करते हो, मतलब मैक्सिमम एक टाइम से कितने टाइम बाद वो निकल जा रहा है, तो ज्यादातर जो एलिमेंट मतलब जहां निकल जा रहे हैं उस हिसाब से क्या करते हो आप, एक कर्व बेसिकली ड्रॉ करते हो। कुछ इस टाइप का ये कर्व रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जिसे हम बोलते हैं ना। तो ये बेसिकली आप डिफाइन करते हो इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली आप ये देख रहे हो कि ओके मेरे मैक्सिमम जो पार्टिकल है लाइक इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इस तरीके से आप बेसिकली बता सकते हो, है ना, कि इस टाइम पे मेरे मैक्सिमम पार्टिकल जो है वो टाइम वहां स्पेंड कर रहे हैं। तो आपको एक एक पार्टिकल का डिटेल जो है वो बेसिकली ये कभी नहीं बताएगा। तो पहला ऑप्शन यही तो बोला कि आरटीडी कैन प्रोवाइड, सॉरी मतलब यहां पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, अभी जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मतलब आप अज्यूम कर रहे हो ऐसा, तो आपको फ्लो पैटर्न बेसिकली बता दे रहा है, यही तो फ्लो पैटर्न बता रहा है, ओके कि लाइक इनिशियली मेरे देखिए कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट है, कुछ लाइक मेरे पार्टिकल है वो इमीडिएटली निकल गए, या फिर आप इसे कंपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हो, लाइक मेरे एबीसी रिएक्टेंट है मेरे, वो प्रोडक्ट में कुछ कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मेरे यहाँ पर जो है कितने निकले, आप देखोगे इस पे मेरे यहाँ पर ज्यादा निकले इस पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, आउटपुट में आपको ज्यादा मिल रहा है बेसिकली। तो आप ये बोलोगे कि हाँ मेरे को फ्लो पैटर्न का एक आइडिया दे रहा है, सो आरटीडी कैन प्रोवाइड इनसाइट इनटू द फ्लो पैटर्न। तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है, करेक्ट का मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ सेकंड ऑप्शन देखिए, आरटीडी कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट कन्वर्जन। नहीं, एग्जैक्ट कन्वर्जन ही आपको, जो मैं पहले बोल रहा था ना, एग्जैक्ट कन्वर्जन आपको कभी नहीं देगा ये, है ना, बिकॉज एग्जैक्ट कन्वर्जन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए एग्जैक्ट कन्वर्जन के लिए आपको लिखना पड़ेगा एक्स बार 0 से इंफिनिटी इंटू एक्स टी इंटू ई टी डी टी, ठीक है। ये आप बेसिकली, अब इसमें एक्स टी आपको कहां से मिलेगा, ये आपको बेसिकली रिएक्शन काइनेटिक्स से मिलेगा, ठीक है। तो एक्स टी उसके लिए आपको रिएक्शन काइनेटिक्स की जरूरत पड़ेगी अगर आप एग्जैक्टली कन्वर्जन जो है डिफाइन करना चाहते हो। तो आपको ये आरटीडी नहीं दे रहा है बेसिकली, तो ये ऑप्शन मेरा फॉल्स हो गया, मतलब इसको ट्रू और फॉल्स बोल सकते हो एक तरीके से। तो आपको यहाँ पर नॉट ट्रू ही तो बेसिकली चूज करना था, तो ऑप्शन जो है बी इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर हो गया, सेकंड ऑप्शन। एक बार थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, आरटीडी हेल्प्स इन एनालाइजिंग द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल रिएक्टर बिहेवियर। नहीं, तो ये नॉन आइडियल रिएक्टर के लिए आप डिफाइन कर रहे हो, है ना, ये आरटीडी बेसिकली। तो एक आइडियल रिएक्टर हो गया बेसिकली और एक नॉन आइडियल, तो नॉन आइडियल रिएक्टर के लिए आप बेसिकली डिफाइन कर रहे हो, तो बिल्कुल ही आपको ये बताएगा हाँ आइडियल रिएक्टर से बेसिकली कैसे ये बिहेव, मतलब कि डेविएट कर रहा है ना, डेविएशन यहाँ पर लिखा है। सो आरटीडी हेल्प्स इन एनालाइजिंग द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल रिएक्टर बिहेवियर। तो ये ऑप्शन जो आपका ये भी ट्रू होगा, मतलब करेक्ट है ये।
नाउ नेक्स्ट इज द आरटीडी इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ ए डेड जोन। बिल्कुल ये करेक्ट होगा, बिकॉज देखिए यहाँ पर ये जो आप कर्व बेसिकली डिफाइन करते हो, इसमें जितना इसका टेल ज्यादा रहता है ना, वो ये बताता है कि वहां पर प्रेजेंस है डेड जोन की। सो बेसिकली ये इस तरीके का क्वेश्चन भी इवन गेट में पूछा गया है ना। ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? डेड जोन। लॉन्ग टेल अगर है कर्व में आपकी, तो वो बेसिकली, तो ये ऑप्शन भी बेसिकली क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। मींस ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का ऑलरेडी गेट में पूछा गया भी है ये, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पर ये जो ऑप्शन मैंने थर्ड ऑप्शन बेसिकली जो लिखा है, थर्ड ऑप्शन में अगर आप मैं आइडियल मतलब एक आइडियल रिएक्टर की बात करूं, तो ये कुछ इस तरीके का एक ही पॉइंट पे सारा का सारा उसमें मेरे को आउटलेट मिल गया है ना, ईटी का। लेकिन यहाँ पर जब आप ड्रॉ करते हो तो इस तरीके का मेरा डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो ये डेविएशन उसका दिखा रहा है हमको आइडियल रिएक्टर से नॉन आइडियल रिएक्टर का, है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, ओके, ये थोड़ा सा अलग हटके, अभी तक सारे स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी था, इसमें क्या किया इन्होंने? एक स्टेटमेंट दे दिया और एक उसका रीजन दे दिया, है ना। सो असर्शन जो हमें ए दिया है बेसिकली, उसको हमें रीजन आर से बेसिकली देखना है। तो मेरा स्टेटमेंट क्या दिया है? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो पहले तो आपको थोड़ा कंसेप्ट देखना पड़ेगा इसमें क्या हो रहा है कि पहले स्टेटमेंट ए देखते हैं, है ना, देन इसका रीजन हम देखेंगे कि क्या करेक्ट है। तो इसने बोला है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करते हैं। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये क्या कर रहा है? एक्सपोनेंशियली बोल रहा है कि इंक्रीज हो रही है, एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर, ठीक है। सो अभी रीजन देखिए, इसका रीजन हमको देखना पड़ेगा। ये तो स्टेटमेंट हो गया, अब इसको आप क्रॉस चेक किससे करोगे? रीजन से ही कर पाओगे। तो अकॉर्डिंग टू द आरएनएस इक्वेशन, तो सेकंड में बेसिकली हमें लिखा है आरएनएस इक्वेशन। पहले तो मैं आरएनएस इक्वेशन लिख देता हूं यहां पे, फिर देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट में हमें क्या दिया है। तो आरएनएस इक्वेशन में हम लिखते हैं बेसिकली रेट कांस्टेंट निकालते हैं, है ना। रेट कांस्टेंट जो रहता है हमारा, के से हम डिफाइन कर रहे हैं, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई पावर ई ए अपॉन आर टी। तो वेयर ई इज द एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द बेसिकली टेम्परेचर, ठीक है। तो ये मेरा हो गया आरएनएस इक्वेशन से रेट कांस्टेंट हमको बेसिकली मिल गया। अभी रेट जो है बेसिकली वो बेसिकली क्या है? के है रेट मेरा जो रहेगा। अब इक्वेशन के लिए मतलब कि सिस्टम के लिए जो रेट डिफाइन करते हो वो क्या होता है? के पे प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, है ना। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। अब यहां पर देखिए रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है आपका? रेट कांस्टेंट जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 अपॉन ऑफ ई माइनस सॉरी ई पावर ई अपॉन आर टी हो जाएगा फिर ये, ठीक है। मीन्स यहां पर क्या हो रहा है? अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज का स्टेटमेंट था ना पहला, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन वो मेरा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो देखिए क्या हो रहा है? टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये ई अपॉन ऑफ आर टी, ये नीचे वाली टर्म अगर इंक्रीज होगी तो ई ए अपॉन आर टी वाली जो टर्म है वो मेरी रिड्यूस होगी, बिकॉज मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या होगा? ई पावर ई ए अपॉन आर टी जो वो क्या हो जाएगा मेरा? इसका पावर में जो टाइम है वो डिक्रीज हो रही है, तो ये टाइम भी मेरी डिक्रीज होगी बेसिकली। तो कॉरिस्पॉन्डिंगली मेरा बेसिकली ये डिनोमीटर वाली टाइम रिड्यूस हो रही है, मतलब कि मेरा के जो है वो इंक्रीज होगा। दैट मीन्स के जो है वो इंक्रीज होगा। जब के इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगा वो भी मेरा क्या होगा? इंक्रीज होगा। और कैसे इंक्रीज होगा? एक्सपोनेंशियली। देखिए ई की पावर में आ रहा है ना, ये एक्सपोनेंशियल टाइम आ गई, तो बिल्कुल करेक्ट है ये कि मेरा एक्सपोनेंशियली जो है रेट इंक्रीज होगी। कुछ इस तरीके से मेरी जो रेट जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने वाली है। सो दैट मींस यही तो देखिए स्टेटमेंट बी में क्या यही लिखा हुआ है, स्टेटमेंट आर में सॉरी, अकॉर्डिंग टू द आरएनएस इक्वेशन द रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ द नेगेटिविटी नॉट नेगेटिविटी नेगेटिव एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल करेक्ट है, ये यही बोल रहा है कि के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द exponential of the negative activation energy divided by the product of the gas constant into temperature। तो यही तो चीज हमने लिखी है अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन। तो बिल्कुल आरएनएस इक्वेशन की वजह से हम ऐसा लिखते हैं, और स्टेटमेंट ए में जो लिखा है वो एक्सपोनेंशियली हो रहा है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। दैट मींस बोथ ए एंड आर ट्रू तो है, ट्रू के साथ में क्या हो रहा है? आर जो है वो बेसिकली करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अदरवाइज देखिए ये ऑप्शन भी था बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो वो चीज भी आपको यहाँ पर देखनी थी। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली,
है ना, मल्टीपल चीजें बेसिकली एक साथ इसने पूछी है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ हिट्रोजीनियस। तो ये हिट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन पे बेस ये क्वेश्चन है, काइनेटिक्स ऑफ द हिट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर ये है 28 हमारे सब्जेक्ट का, इस बेसिकली पेपर का, ठीक है। तो हिट्रोजीनियस काइनेटिक्स की हम यहाँ पर बात, मतलब काइनेटिक्स ऑफ द हिट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन की हम बात करेंगे। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए हैं, दीज रिएक्शंस अकर इन ए सिंगल फेज। देखिए पहले हम थोड़ा सा वो टॉपिक डिस्कस करने से पहले डायरेक्ट ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। दीज रिएक्शंस अकर इन ए सिंगल फेज, ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। जब आप हिट्रोजीनियस फेज की बात, हिट्रोजीनियस की बात करते हो तो वहां पर आपके लाइक मोर देन वन फेसेस एग्जिस्ट करेगा, है ना, मोर देन वन फेस वहां पर आपका एग्जिस्ट करेगा, दो या दो मतलब उससे ज्यादा फेसेस आपके एग्जिस्ट करेंगे। तो सिंगल फेस, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज द रिएक्शन रेट डिपेंड ऑन द एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द कैटलिस्ट सरफेस। तो बिल्कुल एडजॉर्प्शन की हम बात करते हैं हिट्रोजीनियस में, है ना। आप देखोगे आपका जो लाइक काइनेटिक्स की हम बात करते हैं हिट्रोजीनियस में, तो वहां पर 7 स्टेप होते हैं आपके। सबसे पहले आपका एक्सटर्नल मास ट्रांसफर होता है, फिर इंटरनल डिफ्यूजन होता है, फिर एडजॉर्प्शन होता है, फिर आपकी लाइक रिएक्शन होती है, ए टू बी मेरा कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, सरफेस रिएक्शन होती है। उसके बाद फिर आपका डिजॉर्प्शन स्टार्ट होता है, फिर इंटरनल मास ट्रांसफर आता है, फिर है ना, फिर अगेन एक्सटर्नल मास ट्रांसफर आता है। तो इस तरीके से आपका 7 स्टेप बेसिकली फिनोमिना होता है, जिसकी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो ये स्टेटमेंट मतलब करेक्ट है ना। बाकी स्टेटमेंट देखते हैं। हिट्रोजेनियस कैटालिटिक रिएक्शन डू नॉट इन्वॉल्व, मैंने अभी स्टेटमेंट 7 जो स्टेप्स बोले उसमें मास ट्रांसफर जो है बेसिकली इन्वॉल्व रहता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटलिस्ट सरफेस एरिया, नहीं कैटलिस्ट सरफेस एरिया पे बिल्कुल डिपेंड करेगी, है ना, बिकॉज सरफेस रिएक्शन प्रोसेस उस पर्टिकुलर स्टेप में हमारा सरफेस रिएक्शन फिनोमेना भी आता है ना। तो देखिए काइनेटिक्स of heterogeneous catalytic reaction, ठीक है। सो बेसिकली देखिए इसमें क्या होता है हमारा, सबसे पहले तो एक्सटर्नल मास ट्रांसफर होता है, एक्सटर्नल मास ट्रांसफर रहता है। देन इसके बाद में सेकेंड आता है इंटरनल डिफ्यूजन। देन इसके बाद आता है थर्ड स्टेप इज द एडजॉर्प्शन, है ना, जो आप कैटलिस्ट यूज करते हो उसकी सरफेस पे लाइक आपका एडजॉर्प्शन हो रहा है। फिर आपका लाइक सरफेस रिएक्शन आ जाएगा, सरफेस रिएक्शन, ये स्टेप 4 हो गया, है ना। ये स्टेप्स लिख रहा हूं मैं बेसिकली, 7 स्टेप्स बेसिकली यहां पर होंगे। देन इसके बाद में क्या होता है, जब एक बार सरफेस रिएक्शन होगी देन डिजॉर्प्शन होगा, है ना, पहले एडजॉर्प्शन होगा फिर अगेन डिजॉर्प्शन होगा, दिस इज द स्टेप 5। देन इसके बाद आता है ना, ये एक स्टेटमेंट ये हो गया। स्टेप 6 जो रहता है उसमें फिर आता है इंटरनल मास ट्रांसफर। देन इसके बाद जो 7th रहेगा वो रहेगा एक्सटर्नल मास ट्रांसफर। तो देख सकते हैं आप एक्सटर्नल इंटरनल सब मास ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो क्यों मैंने अदर ऑप्शन जो है कैंसिल किए, है ना, एलिमिनेट किए बेसिकली। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन 2। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोलिजन थ्योरी पे है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी। सो ये क्वेश्चन नंबर 30 हमारे इस पेपर का बेसिकली। सो देखिए कोलिजन थ्योरी में बेसिकली हम कैसे लिखते हैं, रेट कांस्टेंट जो रहता है बेसिकली, रेट कांस्टेंट जो हमारा रहता है वो रहता है K0 इंटू टी पावर m, और यहां पर कोलिजन थ्योरी के लिए वो पावर कितनी हो जाती है 1/2 हो जाती है, इंटू ई पावर ऑफ EA अपॉन ऑफ RT। तो ये इक्वेशन मेरी होती है बेसिकली रेट कांस्टेंट के लिए फॉर कोलिजन थ्योरी बेसिकली। तो नाउ अब इसमें पूछा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आपकी रेट जो रहेगी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, तो यहां से आप देख लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पावर हाफ एंड ई पावर ऑफ माइनस EA अपॉन ऑफ RT। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या है, टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो केमिकल रिएक्शन एनर्जी बेसिकली जो है केमिकल रिएक्शन जो रहेगी बेसिकली उसकी रेट जो है वो रेट आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ अदर ऑप्शन देखते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर वेट, नहीं मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड नहीं कर रही है ऑफ रिएक्टेंट। देन टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड नहीं कर रही है। कंसंट्रेशन एंड मॉलिक्यूलर वेट अगेन नहीं होगा, कंसंट्रेशन भी नहीं आ रही इक्वेशन में। ओके तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, टेम्परेचर भी
टेम्परेचर रहेगा, मोलिकुलर स्ट्रक्चर पे नहीं, मोलिकुलर वेट पे नहीं है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बेसिकली, ठीक है। ओके, कोलिजन थ्योरी के अलावा एक साथ हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि लाइक जो रेट का मेरा फॉर्मूला है ना, रेट कांस्टेंट का, k इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी पावर m इंटू ई पावर माइनस ई अपॉन ऑफ आर टी, ठीक है, ये है। सो यहाँ पर k जो है वो रेट कांस्टेंट आप बेसिकली इसे लिख सकते हो, और रेट जो रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके। तो देखिए अब आप सबसे पहले अगर आरएनएस थ्योरी की बात करो या आरएनएस इक्वेशन की आप बात करो, ठीक है, तो आरएनएस इक्वेशन कैसे आती है? अगर इस इक्वेशन में आप m की वैल्यू जो है टी पावर जो है वो m है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। ये वैल्यू अगर आप 0 पुट कर दो तो आपको मिलती है आरएनएस इक्वेशन, जो कि k इज इक्वल टू हो जाती है के नॉट इंटू ई पावर ऑफ माइनस ई अपॉन ऑफ आर टी। ऑलरेडी इस पे हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया। देन आती है कोलिजन थ्योरी, मतलब कोलिजन इक्वेशन, जिसमें हम m की वैल्यू जो है, आप इसे m लिखो या n लिखो, है ना, मैंने m लिख दिया बेसिकली। सो m इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर k की वैल्यू बेसिकली हो जाएगी k इज इक्वल टू के नॉट टी पावर ऑफ 1/2 इंटू ई पावर ऑफ माइनस ई ए बाई आर टी। तो इस पे बेस्ड हमने अभी ये जो करंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमने किया। देन इसके बाद एक थ्योरी आती है बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट इक्वेशन। बेसिकली क्या आ जाएगी, अगर m की वैल्यू 1 पुट कर दो देन वहां पर k इज इक्वल टू के नॉट टी इंटू ई पावर ऑफ माइनस ई अपॉन ऑफ आर टी बेसिकली हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे बेस कई बार मतलब टेम्परेचर का क्या रिलेशन है वो पूछ लेते हैं, पावर 1/2 के लाइक प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली 1 के प्रोपोर्शनल है टी पावर, है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोलिजन थ्योरी से, मतलब कोलिजन आरएनएस और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से बेसिकली बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अगेन आरटीडी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की, हम नॉन आइडियल रिएक्टर्स के लिए बात करते हैं आरटीडी की। तो नॉन आइडियल रिएक्टर विच कंसेप्ट इज ऑफ्टन यूज्ड टू एनालाइज द आरटीडी ऑफ द फ्लूइड, ये पूछा है। तो ये क्वेश्चन आप इजीली कमेंट कर सकते हो कि हम जब नॉन आइडियल रिएक्टर पढ़ते हैं वहां पर हम ई कर्व देखते हैं, वहां पर हम एफ कर्व देखते हैं बेसिकली। तो इसका आंसर तो बड़ा ही सिंपल सा है, बाकी ऑप्शन आप ना भी देखो तो भी ठीक रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे इस कोर्स का, ये इस पर्टिकुलर पेपर का। बाकी ऑप्शन चलो देख लेते हैं एक बार। गिव्स फ्री एनर्जी की बात हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं, बट नॉन आइडियल रिएक्टर के लिए तो नहीं। देन लेंगुमर हिंसलबर्ट मैकेनिज्म जो है ये आप बेसिकली हिट्रोजेनियस में बात करोगे इसकी, ओके। देन इसके बाद आरएनएस इक्वेशन है ना, नॉन आइडियल रिएक्टर के लिए तो नहीं करते हैं। सो बेसिकली ई कर्व एंड एफ कर्व जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। ई कर्व बेसिकली लाइक हम ड्रॉ करते हैं, ई और एफ कर्व को आप कोरिलेट भी कर पाते हो, है ना, कुछ इस तरीके से आपका ई कर्व रहता है। और अगर एफ कर्व की हम बात करें तो कुछ इस तरीके से बेसिकली आपका जो है वो एफ कर्व आ जाता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं नॉन आइडियल रिएक्टर के लिए। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था ऑन नॉन आइडियल रिएक्टर टॉपिक बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया। द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए आप लिखोगे अगर, तो आपकी रिएक्शन हो रही है ए टू बी में, या तो आपको डायरेक्टली याद हो या फिर आपको नहीं पता हो तो आप लिख सकते हो लाइक माइनस आर इक्वल टू के, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो के सी ए पावर एन जो है वो 1 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली मिल जाएगा आपको माइनस आर ए इज इक्वल टू के सी ए बेसिकली आपको मिल जाता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी ए, बेसिकली क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। पूछा इसने फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन क्या बोला है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल नहीं। देखिए सी ए लिखा है, सी ए इज द रेट ऑफ रिएक्टेंट, ए इज बेसिकली रिएक्टेंट, बी इज बेसिकली प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन, नहीं, पावर जो है बेसिकली वो 1 है तो स्क्वायर नहीं होगा। देन इनवर्स ऑफ द कंसंट्रेशन, इनवर्स में मतलब पॉइंट बेसिकली माइनस पावर हो जाएगी -1, बट माइनस नहीं है, बेसिकली पावर जो है 1 आ रही है। सो करेक्ट आंसर इसका जो है ऑप्शन 3 रहेगा, ओके। सो इसके साथ ही हम बेसिकली इस वीडियो को अभी कंप्लीट करते हैं, बिकॉज काफी लेंथी वीडियो हो गया ऑलरेडी ये। सो एज ऑफ नाउ हम बोल सकते हैं हमने पहले जो पार्ट 1 था उसमें 17 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे। देन ये पार्ट बी हो गया जिसमें बेसिकली हमने डिस्कस करे अब तक 27 क्वेश्चन, ठीक है। सब्जेक्ट भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं, पार्ट 1
पार्ट 2। तो पार्ट 1 में बेसिकली जो है हमने सब्जेक्ट डिस्कस किया था प्रोसेस कैलकुलेशन, थर्मो, देन एफएम, देन मैकेनिकल ऑपरेशन। पार्ट 2 जो है इस वीडियो का, उसमें हमने डिस्कस किया हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, सीआरई। इनसे बेसिकली क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे है ना, तो इसलिए इतना थोड़ा टाइम लग गया। नाउ दैट पार्ट 3 जो रहेगा है ना, उसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर अभी 6 क्वेश्चन तो मतलब आईपीसी के हो गए, बाकी आप क्वेश्चन देखोगे। यहाँ पर आईपीसी मेरा बाकी रह गया, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स बाकी रह गया, सीटी बाकी रह गया। तो 6 क्वेश्चन आईपीसी के रहेंगे, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स से बेसिकली 4 क्वेश्चन है, सीटी से 6 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं होंगे कंपेरेटिवली प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स और सीटी। तो इन क्वेश्चंस के बाद हम बोल सकता हूं मैं कि 16 क्वेश्चन तो मेरे ये हो गए बेसिकली। उसके बाद मेरे मतलब जो कोर केमिकल इंजीनियरिंग के अलावा जो टॉपिक है मेरे, है ना, उसमें न्यूली एडेड टॉपिक आप जैसे बोल सकते हो 25 क्वेश्चन वो रहेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट में हम ट्राई करेंगे कि टेक्निकल पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाए हमारा। ओके गाइस, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर HPCL 2025 एग्जाम, तो आप केमिकल इंजीनियरिंग से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप केमिकल एकेडमी की टेस्ट सीरीज जो है वो एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको सारे पुराने लाइक PYQs तो आपको एज अ टेस्ट की फॉर्म में मिलते हैं विद डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके साथ ही आपको अलग से टेस्ट आपको मिलते हैं बेसिकली, है ना, मतलब फुल लेंथ टेस्ट के अलावा एप्टीट्यूड के लिए भी 5 टेस्ट है, देन फुल लेंथ टेस्ट आपको 15 है। और आप बोलोगे कि सारे के सारे PYQs के जो मतलब नॉन टेक्निकल पोर्शन के क्वेश्चन थे वो तो आपको सारे यहाँ पर कवर हो जाते हैं, अलग से आपको कुछ भी करने की नीड नहीं रहती। इसके के साथ आपको कम्प्लीमेंट्री HRRL का भी जो पेपर है बेसिकली वो आपको मिलता है केमिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। सो 2024 और 25 यहाँ पर बेसिकली होगा, है ना, तो उसके भी आपको सॉल्यूशन मतलब मिल जाते हैं। तो काफी अच्छा टेस्ट सीरीज है, काफी अच्छा रेस्पॉन्स इसका बेसिकली रहता है, बिकॉज आपको इसके अलावा कुछ भी अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं रहती है, कोई भी PYQs आपको देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारे के सारे क्वेश्चन जो है मतलब नॉन टेक वाले भी जो पेपर है उससे आपको सॉल्यूशन मिल जाते हैं टेस्ट में, मतलब अलग अलग टेस्ट में बेसिकली सारे क्वेश्चन कवर हमने कर रखे हैं। ओके गाइस, तो इसी के साथ अगर आप आरसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप आरसीएल की टेस्ट सीरीज एनरोल कर सकते हो, और फिर कॉम्बो टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी है, आप कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी बेसिकली जो है एनरोल कर सकते हो। ओके, इसके साथ ही आप अगर अभी तक आपने केमगेट एकेडमी का टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, जहां पर आपको सारी अपडेट मिल जाती है, ठीक है, सारी जॉब रिक्रूटमेंट अपडेट आपको, सारी यहाँ पर जो भी वैकेंसीज बेसिकली आती है ना, तो सारी अपडेट्स आपको जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। ये सब बेसिकली टेस्ट सीरीज एंड जो टेलीग्राम चैनल वगैरह है, इसका लिंक जो है वो आपको चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के इस चैनल पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, तो कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब केमगेट एकेडमी यूट्यूब चैनल।